शुरू करें? यस सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और यस, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? विजय मलिया। पॉवर्टी नहीं, विजय माल्या हो गया वो। सॉरी। क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? विजय माल्या हो गए, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट पॉवर्टी। पॉवर्टी में हमने काफी कुछ समझ लिया था, थोड़ा सा एक जल्दी से ग्लिम्स लेते हैं। पॉवर्टी क्या होती है वो हमने देखा था, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। फर्स्ट इज द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज and essentials for a minimum standard of living. We are talking about the minimum standard of living. Okay, luxury की बात नहीं कर रहे। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक important word है, that is dignity. So if one is not able to survive with the dignity just because of lack of financial resources, okay, if someone is not surviving with dignity just because of some other reason like कि वो person किसी illicit activity में involve है, वो बात अलग है, ठीक है, ये वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही सोसाइटी में, वो अलग चीज है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द बेयर मिनिमम if that person is not getting, then and because of that, that person is not able to survive with dignity, then that is called as the condition of the poverty. So these 3-4 are, you know, important keywords you must remember in your mind while writing your answer or while articulating your words regarding poverty. First is the lack of financial resources and essentials both for a minimum standard of living. And World Bank is also saying that the survival is with dignity. If one person is not able to survive with the dignity just because of lack of financial resources or lack of essentials, then that condition is called as the poverty. Here you can see, as per the 2011 census, 21.9% people in India are poor. Let me tell you one thing, data varies. Data बहुत vary करता है poverty पे, but more or less मैंने कहा था कि 1/4 population of India is living below poverty line. Okay, because poverty measure करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे methods हैं, तो एक फिक्स डेटा आप नहीं बता सकते। इवन गवर्नमेंट भी अलग अलग मेथड से पॉवर्टी कैलकुलेट करके बताती है कि हाँ इस मेथड से ये आया, ठीक है। तो इसीलिए फिक्स डेटा अगर आपको याद नहीं रहे तो आपको इतना जरूर पता रखना है कि 1/5 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ओके, सॉरी 1/4 ऑफ पॉपुलेशन, 25% नियरली पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। देन वी सी इन द न्यूमरस कॉजेस बहुत सारे हैं। स्टेट वाइज हमने देखा था पॉवर्टी, बिहार ऑलमोस्ट 50% है, ओडिशा में पहले ज्यादा था बट अब इम्प्रूव हो गया है। यूपी एंड ऑल अदर स्टेट्स यू कैन सी, दिस इज द रिसेंट नीति आयोग के हिसाब से ही है, 25% ऑलमोस्ट। Then we have lesser accessibility and the affordability of certain essentials. Accessibility और affordability दोनों का issue हो सकता है। Then types of poverty we have seen the absolute one and the relative one. Absolute मतलब तो भाई एकदम से ही गरीब है, उनके पास कुछ बेसिक एसेंशियल्स ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गरीब है। बेगर्स हो गए जिनके पास बिल्कुल नहीं है, शेल्टर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ठीक है, इन तीनों में से एक भी नहीं है तो भी दिक्कत है, ठीक है। रोटी है, घर है और कपड़े नहीं है तो भी दिक्कत है, रोटी नहीं है बाकी चीजें तो भी दिक्कत है। रोटी कपड़ा मकान ये इसी समझ लो, इसी सीक्वेंस में ही चाहिए, सबसे पहले रोटी चाहिए, ठीक है, रोटी नहीं होगी तो मकान को लेके क्या करेंगे। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। यूजुअली वी कैन सी दिस काइंड ऑफ पॉवर्टी इन द developing countries like India, Bangladesh, Pakistan, mostly South Asian countries and African countries. So in developing countries, you might came across the absolute poverty. It is extreme poverty. So according to World Bank, the current poverty line is $1.9 a day. अभी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये इनकम होनी चाहिए। अगर $1.9 a day इनकम है किसी की पर डे की तो वो पुअर नहीं है। कॉन्ट्रोवर्शियल नंबर है ये, हमने पहले भी कहा है कि ये नंबर क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इस हिसाब से जाते हैं तो उनके यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। रिलेटिव पॉवर्टी वो होती है कि वही वो कार वाला एग्जांपल कि सबके पास मर्सिडीज है, एक के पास वैगनआर है, तो एक जो सोसाइटी मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी किसी एक लेवल पे जी रही है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है कुछ, तो उस लिविंग स्टैंडर्ड को क्या मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिवली वो पर्सन जो होता है वो गरीब होता है, ठीक है। 50 लोगों के पास वैगनआर है और 450 के पास मर्सिडीज है, तो 450 के हिसाब से वो 50 क्या है, गरीब है। इट्स रिलेटिव पॉवर्टी। रोटी कपड़ा मकान का इश्यू नहीं है, उनका मसला नहीं है उनको, ठीक है।
रिलेटिव पॉवर्टी। तो सोशल पर्सपेक्टिव है, सोशल हायरार्की इसमें बता दी जाती है, और ये मोस्टली आपको कहाँ मिलेगी? डेवलप्ड नेशंस में मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? डेवलप्ड नेशंस में। देन वी हैव सीन द 4 टाइप ऑफ पॉवर्टी। ओकेजनली पुअर मतलब कभी कभी ये इस पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगा, साइक्लिक ऊपर नीचे होता रहेगा पूरे साल में। यूजुअली पुअर मतलब मोस्ट ऑफ टाइम पुअर ही रहेगा यूजुअली, कभी कभार इस लाइन से ऊपर चला जाएगा। ऑलवेज पुअर मतलब वो हमेशा इस पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रहेगा। ओकेजनली हमने देखा था, ओकेजनली में देखा था कि कभी कभी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं, पुअर हो जाते हैं किसी न किसी डिजास्टर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। साइक्लिक पुअर में ऊपर नीचे होते रहते हैं मोस्टली। एग्रीकल्चर में हमने देखा है, जब हार्वेस्टिंग चल रही है अच्छा पैसा आ रहा है, फिर सेविंग्स नहीं हो पा रही बट कभी दिक्कत आ रही है तो पैसा नहीं होता है, कभी मान लो मानसून सही नहीं है तो भी पैसा नहीं होता है, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। यूजुअली पुअर में मोस्ट ऑफ टाइम वो पुअर ही है, कभी कभार कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई तो पैसा कमा लिया, बाकी टाइम पे वो नीचे ही है। ऑलवेज पुअर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, स्किल्स भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कमा नहीं पा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो बिलो जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे ही है। पॉवर्टी के लिए हमने 2 डायमेंशंस बताई थी, इनइक्विलिटी और रिस्क। ठीक है, तो ये अलग अलग डायमेंशन होती है, ये जनरल डायमेंशंस है, मींस दीस थिंग्स विल डेफिनेटली बी एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी। एंड इफ यू वांट टू एड्रेस द पॉवर्टी, if you want to alleviate the poverty, then you must address these 2 issues first. If you will address inequality in along with the risk associated with those people, then definitely the poverty alleviation will happen. Okay, so inequality को आपको पहले एड्रेस करना है। तो inequality आप जान रहे हैं कि जेंडर बेस्ड है, कास्ट बेस्ड, एथनिसिटी, एबिलिटी, ये सब कल बताया था। रिस्क डेफिनेटली वल्नरेबिलिटी एसोसिएटेड रहेगी, तो those people who are living in abject poverty are always more prone to the natural disaster and any other risk associated with them. ठीक है, जैसे पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक में रिस्क सबसे ज्यादा किसको हुई? दोज पीपल हु आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, बिकॉज उनके पास किसी तरह की कोई सेविंग्स नहीं थी कि वो आगे सस्टेन कर पाए, तो उनके लिए ज्यादा। तो ये रिस्क जो एसोसिएटेड है उसको आप कैसे रिमूव करोगे? ये इनइक्वलिटी डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इनइक्वलिटी है, उस हिसाब से आप उसको क्या करोगे, दूर करोगे। जैसे जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी है, इसका मतलब यू नीड टू अवेयर सोसाइटी अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। वुमेन एम्पावरमेंट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जो सेक्शन वल्नरेबल है या जो सेक्शन जो डाउनवर्ड माना जा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? अपलिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करना पड़ेगा, जो हमने कल डिस्कस किया। ठीक है, तो इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए कभी कभी आपको इनइक्वलिटी का ही सहारा लेना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको ध्यान से समझना। इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए इनइक्वलिटी वही का ही सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी है, तो जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी है तो आप देखेंगे कि जो पर्सन जो जेंडर ऑलरेडी ऊपर है, नॉर्मली जो मेल को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, पेट्रियार्की रही है हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो, और डाउनवर्ड जो है विमेन का जो सोशल स्टेटस वो रिलेटिवली इंफीरियर माना गया है। ठीक है, तो अब हम इक्वालिटी की जब बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात करें तो हमें जो विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, तब वो इक्वल आ पाएगी। तो कभी कभी इस इनइक्वलिटी को ठीक करने के लिए आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में वापस इनइक्वलिटी इन द फेवर ऑफ विमेन, मतलब इनइक्वलिटी को इस तरीके से आप यूज करो कि अब जिनको रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है उनको दो, और जो ऑलरेडी इक्विप्ड है उनको कम दो। तो वापस आपने इनइक्वलिटी की, मतलब आपके पास 100 रुपए अगर थे, विमेन मेल यहाँ है, फीमेल यहाँ पर है, और आपके पास 100 रुपए हैं, दोनों को 50-50 इक्वालिटी पे दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आपने देखा कि नहीं, विमेन क्योंकि ऑलरेडी नीचे है तो उनको ज्यादा पैसे देंगे, तो आपने अगर इनको विमेन को 80 और मेल को 20 दिया, तो मेल थोड़ा सा ऊपर गए 20 लेके, और विमेन का जो लेवल है वो सडनली 80 के हिसाब से बहुत ऊपर आ जाएगा, तो इक्वालिटी वापस आपको मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनइक्वलिटी को ठीक करने के लिए वापस आपको इनइक्वलिटी ही लानी पड़ती है, बट उसको इनइक्वलिटी नहीं कहा जाता। ठीक है, उसको इक्विटी कहा जाता है कि आप इक्विटी के हिसाब से चले। ठीक है, और आपको एक और चीज है यहाँ पे, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आपने डिस्क्रिमिनेशन किया रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, बट वो जो डिस्क्रिमिनेशन किया, उस डिस्क्रिमिनेशन से आप सोसाइटी में ओवरऑल क्या लाना चाह रहे हो? इक्वालिटी लाना चाह रहे हो।
दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन है बट वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी को आप एड्रेस करोगे और रिस्क एसोसिएटेड एड्रेस करोगे कैपेसिटी बिल्डिंग से। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए कोविड के टाइम पे हुआ। कोविड के टाइम पे जो माइग्रेंट लेबरर्स थे और जो अदर मीगर इनकम ग्रुप था, उस मीगर इनकम ग्रुप के साथ ये दिक्कत थी कि वो डेली वेज लेबरर्स थे कई सारे। सडनली लॉकडाउन की वजह से दे लॉस देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। सो उनके लिए उस समय आपको, उनके पास सेविंग्स नहीं थी, तो आपको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी कि कभी अगर कोई डिजास्टर आती है तो उनके पास कुछ बफर रहे, ताकि वो उस जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है उसमें वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है, और उनको एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये रिस्क जो एसोसिएटेड रहेगी उनके साथ वो क्या हो जाएगी, कम हो पाएगी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी रिस्क पे बात कर ली अपन ने। एड्रेसिंग इनइक्वालिटी हमने बताया, इट इज नॉट इनफ टू फोकस ऑन गिविंग एवरीवन द सेम रिसोर्स टू सक्सीड, we have to focus on helping everyone achieve the same results. Okay, we must focus on means as well as end, ठीक है। मीन्स और एंड दोनों पे फोकस करना पड़ेगा, सिर्फ मीन्स पे नहीं करना है और सिर्फ एंड्स पे नहीं करना है, मीन्स और एंड्स दोनों पे। तो मीन्स में आपको देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, और एंड्स जो है वो अल्टीमेटली हमको अचीव क्या करना है, ठीक है। तो अगर हमारा राइट मीन्स विल डेफिनेटली हेल्प अस अचीविंग द राइट एंड, ओके। राइट means will definitely help us achieving the right end. Addressing risk पे हो गया है, the more a community is better prepared against hazards and the more resilient it is against vulnerabilities, the less prone they are to risk. Okay, तो उनको better equipped करना है हर चीज के लिए। रोटी कपड़ा मकान की बात कर लो ना, इनके लिए equipped कर दो आप। equipped मतलब उनकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। जब कल फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, जो नेसेसिटी है रोटी कपड़ा मकान, जब उसका मसला नहीं होगा आपकी जिंदगी में, तो आप वास्तविकता में अपने फ्रीडम को क्या कर पाओगे, एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आपकी जो रियल एस्पिरेशंस है आप उनको फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे आप देखोगे कि इंडिया में मोस्टली मिडिल क्लास के साथ ये इशू होता है, ठीक है। अब मिडिल क्लास चाह रहा है कि उसको स्विट्जरलैंड जाना है, ठीक है, उसको भी वादियों में खड़े होकर डांस करना है, गाना गाना है, उसने मूवी देखी है बॉलीवुड की, ठीक है, ये ऐसी वादियां, ये खुला आसमान, उसको जाना है वहां पे, ठीक है, ये उसकी एस्पिरेशन है। बट उसके साथ एक मसला है। मसला क्या है कि उसके पास अभी घर नहीं है, उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास जो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए वो नहीं, ठीक। जब बेसिक नेसेसिटीज उस पर कंस्ट्रेंट की तरह लगती है तो वो उसकी फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर पाता। फ्रीडम उसकी वो है कि वास्तविकता में वो क्या एस्पायर कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बेसिक नेसेसिटीज है, इन नेसेसिटीज की अगर उसको टेंशन खत्म हो जाए, उसके बाद वास्तविकता में वो अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है कि हाँ ये उसकी एस्पिरेशन है, उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। तो उसको पैसा कमाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड जाने के लिए, वो एक अलग चीज है, बट रोटी पानी का इशू नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किस किस को जाना है स्विट्जरलैंड? कितने लोग जुड़े हैं? सारे लोग आ गए? करीब करीब। कोई गया है स्विट्जरलैंड? कोई नहीं है, ओके। आवाज तो आ रही है ना मेरी? Yes, sir. ओके, गुड 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 गुड। तो ये वाली बात है। तो फ्रीडम एक्सरसाइज तब करेंगे जब उनकी बेसिक नेसेसिटी का दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये रोटी पानी का मसला आपको क्या करना है, खत्म करना है। अब यहाँ से आज का चैप्टर स्टार्ट है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, इंडिया की बात हो रही है। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में देखोगे इन इंडिया द फर्स्ट एवर पॉवर्टी एस्टिमेशन वाज डन बाय दादा भाई नौरोजी। याद रखना, इन 1901 which was published in his book Poverty and Un-British Rule in India। तो एक बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, दैट इज पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। बहुत फेमस बुक है, इवन हिस्ट्री में लोग पढ़ते भी हैं इसको, ठीक है। उन्होंने एक असेसमेंट किया था इंडिया में पॉवर्टी का उस समय पे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ब्रेन क्या ड्रेन, वेल्थ ड्रेन की थ्योरी भी दी थी उन्होंने। वेल्थ ड्रेन मतलब इंडिया की जो वेल्थ है वो क्या हो रही है,
ब्रिटिशर्स उसको बाहर ले जा रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने इस बुक में दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी थी। द नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ 1936 हैज एस्टिमेटेड पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो एक ये मॉडर्न हिस्ट्री में चीजें पूछ लेते हैं तो ये इसका ध्यान रखिएगा, मतलब उधर भी काम आएगा इधर भी काम आएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1936 has estimated poverty in India during colonial rule. It calculated poverty linking nutrition, clothing and housing. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1936 एस्टिमेट किया था पॉवर्टी को, कैलकुलेटेड पॉवर्टी लिंकिंग, और किस बेस पे किया है ये भी पूछ लेते हैं। न्यूट्रिशन उन्होंने कंसिडर किया, क्लोथिंग किया और हाउसिंग किया। ठीक है, तो आप ये रोटी कपड़ा मकान ही देख लो, रोटी कपड़ा और मकान ही है इसमें, न्यूट्रिशन है उसकी जगह। तो फूड न्यूट्रिशन, रोटी कपड़ा मकान उन्होंने कंसिडर किया है, अच्छे से याद रहेगा इसमें। दिस मेथड वाज यूज्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया आल्सो, मतलब इस मेथड को उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में भी यूज किया। द पॉवर्टी एस्टिमेशन बाय नेशनल प्लानिंग कमिटी शोड अ ग्रिम पिक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडियाज इकोनॉमी। ग्रिम पिक्चर मतलब बहुत वल्नरेबल, वरीसम पिक्चर, एकदम दयनीय स्थिति के, भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इंडिया में। दादाभाई नौरोजी थ्रू हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। उन्होंने उस समय पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन लगाया था ₹16 to 35 पर कैपिटा पर ईयर। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, पर ईयर मतलब एक साल, 16 से 35 रुपए उन्होंने उस समय का एस्टिमेशन लगाया था। उस समय बहुत ज्यादा, 16 से 35 और ये पर ईयर भी है वापस। The poverty line proposed by him was based on the cost of subsistence और minimum basic diet। उन्होंने मिनिमम बेसिक डाइट की बात करी थी, उसके हिसाब से उन्होंने ये पॉवर्टी लाइन उन्होंने बताई थी। तो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने, और मिनिमम बेसिक डाइट पे, ठीक है, खाने पीने की चीजों पे उन्होंने फोकस किया। तो ये सबसे फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया में दादाभाई नौरोजी और नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये आप याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1962 में भी एक कमेटी बनी थी, एक वर्किंग ग्रुप बना प्लानिंग था। कमेटी बोला ना दादाभाई Yes. नौरोजी का, प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1936 नहीं, ये अलग है। अच्छा दादाभाई नहीं, नौरोजी इनका ने जो जो बोले अपना ना काम ये किया वो अलग से हाँ, किया, उनका नेशनल अच्छा प्लानिंग अच्छा कमेटी से लेना देना नहीं था। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट है बट पॉवर्टी एस्टिमेशन बोले। हाँ, फर्स्ट टाइम जो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन था वो दादाभाई नौरोजी ने किया, और पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया फर्स्ट। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी ये ब्रिटिशर्स ने किया, ठीक है, रूल करते टाइम। अब इसमें देखो, ये तो प्री इंडिपेंडेंस था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप देखेंगे कि पॉवर्टी एक बड़ा इशू था। तो पॉवर्टी की इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कंसर्न थी, और जो सारे लोग थे उस समय, इकोनॉमिस्ट वगैरह, उनका मेन कंसर्न था कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पॉवर्टी को एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की क्या थी, पुअर थी। और इंडिया में इंडियन इकोनॉमी भी इतने स्ट्रॉन्ग हैंड में नहीं थी, मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी था कि हम अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से रखें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इंडिया में प्रोडक्शन हो सके, और ओवरऑल पॉवर्टी एलिवेशन हो सके। ये एक मेजर चैलेंज था उस समय के इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए। 1962 में, मतलब बाकी के जो 15 साल बचे थे, ऐसा नहीं उसमें कुछ काम नहीं हुआ, पॉवर्टी पे हुआ डेफिनेटली। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हुए, उसके अलावा आप देखेंगे कि 5 ईयर प्लान्स में उन्होंने मेजर फोकस रखा ग्रोथ पे, और ग्रोथ पे फोकस रहेगा तो पॉवर्टी एलिवेशन फोकस था ही। 1962 में एक जो मेंशन नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ ऑलरेडी। 1962 में एक ग्रुप बना था, वर्किंग ग्रुप बना था, उनको भी यही पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए ही कहा गया कि किस तरीके से पॉवर्टी एस्टिमेशन करेंगे, बट उनके मेथड्स को अडॉप्ट नहीं किया गया। उनकी जो स्टडीज थी वो कंडक्ट करके रखी गई स्कॉलर्स की, बट उसको यूज नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट जो कमिटी आई इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, वो है ये अलग कमिटी, 1969 में आई थी। ठीक है, वाई के अलग जो है ये उसके चेयरमैन थे उस कमेटी के। उस कमेटी को बनाया था प्लानिंग कमीशन ने। किसने बनाया था?
प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन क्या होता है हम पढ़ने वाले कल, कल मतलब अपना नेक्स्ट लेक्चर वही है, प्लानिंग इन इंडिया। तो ये अलग कमेटी किसने बनाई थी? प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी। ये देखो, टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाई के अलग, कंस्ट्रक्टेड ए पॉवर्टी लाइन। हाँ ये देख रहे पहले ऊपर आओ। तो अंटिल 1979 पॉवर्टी वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ सिटीजन। ये याद रखना। देखो पॉवर्टी का बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आज जो चैलेंज है इंडिया में, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिया में सबसे ज्यादा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा गरीब पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि 25% इंडिया की पॉपुलेशन पुअर है, 25% इंडिया की पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? करीब करीब नहीं तो 30-32 करोड़ तो हो जाएंगे। तो 30-32 करोड़, 35 करोड़ लोग अगर इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ओवरऑल वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पुअर पीपल कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर देखा जाए पुअर पीपल का तो इंडिया नंबर 1 पर है, ठीक है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज गवर्नमेंट के लिए पॉवर्टी एलिवेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है तो डेफिनेटली यूपीएससी की पॉसिबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मेंस में और इंटरव्यू में डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू का ऐसा होता है ना कि आप किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो इंटरव्यू को, ठीक है। थोड़ा सा आपका इनिशियली इंटरव्यूअर नहीं ले जाता है इंटरव्यू को, आप ले जाते हो, ठीक है। आपका शुरू का 2 से 2.5 मिनट डिसाइड कर देता है कि आपकी इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका रुझान सोसाइटी या सोशल इश्यूज की तरफ रहा, ठीक है, आपकी हॉबीज में कहीं दिखा, तो वो डेफिनेटली वो इनकलकेट करके कहीं ना कहीं पॉवर्टी आ सकता है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है। एक बेसिक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि इतना टाइम हो गया हम पॉवर्टी को क्यों एलिवेट नहीं कर पा रहे, क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं? इसीलिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि पॉवर्टी को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, मेजरमेंट की, मेजरमेंट क्या है पॉवर्टी का। तो उस ये मेजरमेंट्स की हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वाई की अलग कमेटी जो थी उसमें ये देखो कि अंटिल 1979, मतलब करीब करीब 1980 हो गया ये। अंटिल 1979 पॉवर्टी वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द सिटीजन। ये याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि 1980 के बाद से अब तक इनकम को क्राइटेरिया नहीं माना गया है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। इनकम को नहीं ले रहे हो, उनका मेजर फोकस है किसी और चीज पे, वो किस पे अभी देखेंगे। तो 1979 से पहले तक इनकम को कंसिडर किया जा रहा था कि अगर कोई पर्सन इतनी इनकम करता है तो वो पुअर नहीं, इनकम, ठीक है। पर 79 के बाद ये अलग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद चीजें बदली। क्या बदला वो देखो। इन 1979, ठीक है, 69 में ये कमेटी बनी थी, बट इसके रिकमेंडेशन 1979 में जाके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए। In 1979, based on the recommendation by a committee headed by Y.K. Alagh, poverty was estimated based on the calories consumed by the population. Okay? तो अब पॉवर्टी का जो कैलकुलेशन है वो इससे हट गया, इससे, इनकम से। मतलब अब हमें लोगों की इनकम से कोई मतलब नहीं है, हमें ये इस चीज से मतलब है कि लोगों का एक दिन का कैलोरी जो कंज्यूम करते हैं उसका वैल्यू कितना है। अगर जो आइडियल वैल्यू में हम बता रहे हैं उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स आप पुअर नहीं हो। बट जितना कैलोरी ये कमेटी बता रही है उससे कम कर रहे हो, इसका मतलब आप पुअर हो। समझ आ रहे हैं? मतलब प्राइमरी फोकस इनका जो था वो किस पे आ गया? सिर्फ फूड पे। इन्होंने क्लोथिंग को और जो शेल्टर है उसको, उस पे फोकस नहीं किया। इनका मेन फोकस था फूड पे, ठीक है। So based on the calories consumed by the population. According to the committee, poverty estimation differs in the rural and urban areas. Now, this is very important thing. These things can be asked. Let me tell you, even in the prelims, these things can be asked. Okay, if UPSC will take interest now, they will definitely ask these things. According to YL Alagh committee, calorie value which one person is intaking, on the basis of that we will decide whether the person is poor or not, on the basis of calorie, not on the basis of income. Before the recommendation of the YK Alagh committee, till 1979 the government usually takes into consideration the income of the people to deciding the poverty in India. Post 1979 new things came into picture according to YK Alagh committee, that calorie consumption will be taken into consideration. Okay, so what they are doing,
it is saying that poverty estimation differs in rural and urban areas. Now, we will calculate poverty, but it will differ in rural and urban areas. Okay, रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज रहेंगे, ध्यान रखना. रूरल एरिया के लिए अलग क्राइटेरिया, अर्बन के लिए अलग. और क्यों रूरल और अर्बन के लिए अलग है वो भी देखो. If a resident consumes less than 2400 calories per day, then he or she belongs to BPL population. तो अगर कोई पर्सन 2400 कैलोरी पर डे से लेस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो वो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन. कैलोरी कंजम्पशन का जो थ्रेशोल्ड बना वो कितना बना? 24 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज. ठीक है, 2400 कैलोरीज से अगर कम कंज्यूम कर रहा है पर डे में, इसका मतलब वो किस में आएगा? पुअर होगा. नाउ इन अर्बन एरियाज, if a resident consumes less than 2100 calories per day, then he or she suffers from poverty. अब ये जो 2400 है, ये किसके लिए? रूरल एरिया के लिए. देखो किसके लिए? रूरल एरिया के लिए. पहले ही बता दिया कि रूरल के लिए और अर्बन के लिए अलग अलग क्या बनेंगे? क्राइटेरिया बनेंगे. तो रूरल एरिया मतलब जो गांव के लोग, रूरल एरिया के लिए उन्होंने जो कैलोरी पर डे का मिनिमम कंजम्पशन रखा वो कितना है? 2400 कैलोरी. अगर 2400 से कम है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो. अर्बन एरिया के लिए उन्होंने कितना रखा? 2100 कैलोरी रखा. कम रखा. क्यों कम रखा? बिकॉज उन्होंने ये रैशनल दिया कि जो ग्रामीण लोग हैं वो एग्रीकल्चर में मोस्टली इन्वॉल्व है, तो उनका फिजिकल लेबर ज्यादा होता है. क्योंकि फिजिकल लेबर ज्यादा रहेगा तो उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, इसलिए उनकी कैलोरी इनटेक उनका थोड़ा ज्यादा होगा. तो 2400 कैलोरी रूरल के लिए और 2100 किसके लिए? अर्बन के लिए. दोनों के लिए अलग अलग. This is an assumption that the urban population needs lesser calories as they are not involved in the physical works like that of the rural population. Although ये बहुत vague है because urban area में भी कई लोग हैं जो physical work में रहते हैं involved, but still ये एक general assumption था. The Alak committee was the first in India to define the poverty line. ठीक है, ध्यान रखना ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है. प्री इंडिपेंडेंस में पॉवर्टी लाइन की बात कर चुके दादा भाई नौरज जी. ठीक है, तो फर्स्ट इन इंडिया टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन. ठीक है. The task force constituted by planning commission constructed a poverty line for rural and urban areas on the basis of nutrition requirement and related consumption expenditure. ठीक है, तो इनका मेजर फोकस जो था न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे था. किस पे था? न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेस पे उन्होंने निकाला रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमने डिसाइड करी है 2400 कैलोरीज, उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे. 2400 कैलोरीज एक दिन का खाने के लिए उन्होंने बेसिक उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली कि इतनी चाहिए, उसको उन्होंने बना दिया कि ये उससे रिलेट करेगा. गॉट इट? इनकम से नहीं, इनकम से कोई मतलब नहीं. ठीक है, तो ये आपकी थी अलग कमेटी, वाई के अलग. अब काफी टाइम तक इस मेथोडोलॉजी से काम किया कैलोरीज से. फिर आप देखेंगे कि 1993 में एक लकड़ा वाला कमेटी बनी. ठीक है, इस लकड़ा वाला कमेटी को देखो. This was proposed by Lakdawala committee that was headed by DT Lakdawala. This is also based on household per capita expenditure. अब इन्होंने क्या किया? इनकम पे ये भी नहीं गए. ठीक है, उस वाले मेथड में जो ड्रॉबैक्स थे वो मेथड के ड्रॉबैक इन्होंने इसमें चेंज किए. क्योंकि ये जो मेथड था वाई के अलग, इसमें सिर्फ उनका ध्यान किस पे था? फूड पे था बस. तो सिर्फ फूड से काम नहीं होगा ना, आपको अदर सिक्योरिटी भी तो देखनी पड़ेगी. सिर्फ खाना मिल रहा है जिसको, उससे हो जाएगा कि वो पुअर है ये नहीं होगा ना. तो गलत एस्टिमेशन आएगा ना, रियल एस्टिमेशन नहीं आएगा. या तो फिर ये हो रहा है कि सिर्फ खाना मिल जाएगा वो पुअर नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा ना. खाने के अलावा और भी चीजें चाहिए. तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन चला, स्कॉलर्स के बीच में बात चलती रही, पॉलिटिकल डोमेन में बात होती रही, और अल्टीमेटली एक नई कमेटी बनी. हाँ, खांसी कब ठीक होगी कोई बताएगा? सर आप वार्म वाटर के साथ थोड़ा हनी भी पिया कीजिए. मैंने It आज will- पिया था बट ठीक नहीं हुई अभी तक. वार्म वाटर तो मैं लेके बैठा था, ठंडा हो गया. सर डाबर हनी टेस्ट ट्राई कीजिए. डाबर हनी टस. तुम तो प्रमोशन कर रहे हो डाबर का. कैपिटलिस्ट. हाँ सर, शेयर खरीदा हुआ है सर इसलिए. ओके ओके, आप शेयर होल्डर है सर. very good. तो वैसे ही एक आध खरीद लेता हूँ सर. अच्छा, एक आध ही खरीदा है. हाँ सर.
उतना ही पूंजी है सर, ज्यादा नहीं है। अच्छा, उतना ही कैपिटल है आपके पास अभी? सर पॉकेट मनी से जो होता है वही सर। ओके ओके, गुड गुड, नहीं, दिस इज अ गुड थिंग। आप इन्वॉल्व हैं, यू आर इफेक्टिवली engaged in some economic activity and you are contributing to the national income. ओके, सो लकड़ा वाला फॉर्मूला में कुछ चीजें बदली। तो उन्होंने इनकम पे बात तो वाई के अलग ने भी नहीं करी। उन्होंने बोला इनकम कितना भी करो कोई मतलब नहीं, आपकी कैलोरी कंजम्पशन से मतलब है हमको। ठीक है, तो कैलोरी कंजम्पशन के लिए उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करी ना, कि वो जितना हम न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट बता रहे हैं उसको मॉनेटरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो उसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ये भी चले। तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हाउस होल्ड पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब वही कि एक हाउस होल्ड जो है पर कैपिटा प्रति व्यक्ति पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। लकड़ा वाला कमेटी यूज द सेम मेथड यूज्ड बाय अलग कमेटी, मेथड भी उन्होंने सेम रखा। हाउएवर इट इंक्लूडेड सर्टेन क्राइटेरिया दैट वर मिसिंग इन द लेटर। उसमें जो मिसिंग थे उन्होंने ऐड किए। क्या ऐड किया? हेल्थ एंड एजुकेशन वर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एस्टिमेशन। हेल्थ और एजुकेशन उन्होंने छेड़ा ही नहीं था। एजुकेशन और हेल्थ पे कहाँ बात करी थी, सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन पे बात करी। इन्होंने बोला नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन को भी कंसिडर किया जाए। तो कंसिडर ड्यूरिंग द एस्टिमेशन दिस कमिटी यूज्ड CPI-IL. Now CPI-IL is the consumer price index industrial laborers and CPI-AL consumer price index for the agricultural laborers. अब ये CPI क्या होता है? CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबली परसों की क्लास में, मतलब नेक्स्ट इसके बाद की सेकंड क्लास जिसमें हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसमें से एक प्राइस है दैट इज CPI। तो CPI 3-4 तरीके के होते हैं, उसमें से एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आपको ये बताता है कि रिटेल क्षेत्र में, रिटेल में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है। तो CPI आपको ये बताता है कि इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में। अब ये CPI कौन सा वाला है? IL मतलब इंडस्ट्रियल लेबरर्स। तो इंडस्ट्रियल लेबरर्स के रिलेटेड CPI निकालेंगे। फिर CPI-AL मतलब एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो CPI-IL और CPI-AL इन दोनों को उसने क्या किया, कंसीडर किया while डिसाइडिंग द पॉवर्टी लाइन। ये भी आपको थोड़ा क्या करना है, याद रखना है, प्रीलिम्स में आ सकता है। तो इन्होंने उस कमेटी से इस कमेटी में जब आप शिफ्ट हुए तो नई चीजें क्या ऐड करी? एक तो हेल्थ और एजुकेशन को कंसिडर किया पहला। सेकंड, इन्होंने CPI-IL और CPI-AL को कंसिडर किया टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। मतलब इनका फोकस किस पे था? इंडस्ट्रियल लेबरर्स पे भी था और एग्रीकल्चर लेबरर्स पे भी था। इन दो के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस थे उनको उन्होंने क्या किया, ऐड किया। डोंट वरी, अभी अगर ये CPI-AL-IL नहीं समझ आ रहा, ये हम इन्फ्लेशन भी पढ़ने वाले हैं, अब आपके ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, ठीक है? तो खत्म हो जाएगा, तो CPI उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो CPI-IL और CPI-AL दोनों को कंसिडर किया पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने के लिए। In this method, the average of minimum necessary per capita household expenditure is calculated to estimate the poor. तो इन्होंने क्या किया? मिनिमम नेसेसरी पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। वही हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में तो ये भी था ही। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वही, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो आप खर्च कर रहे हो। तो पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज कैलकुलेटेड। तो पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बेस पे उन्होंने क्या कहा कि आपकी पॉवर्टी क्या होगी। अब देखो, इन्होंने कैलोरी की बात करी, कैलोरी इसमें भी है कंसिडरेबल, ठीक है, बट इन्होंने कैलोरी के बेस पे पॉवर्टी नहीं निकाली, इन्होंने निकाली ये हाउस होल्ड पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बेस पे। तो मेथड इसका और उसका करीब करीब क्या है, सेम ही है। इनके बस जो फैक्टर्स ये कंसीडर कर रहे हैं व्हाइल डिसाइडिंग द पॉवर्टी लाइन आर डिफरेंट। उन्होंने हेल्थ एजुकेशन ऐड कर दिया, CPI-AL CPI-IL को ले लिया, मतलब उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अंदर उन्होंने और भी सेक्टर्स को क्या किया, इंक्लूड किया। तो ये लकड़ वाला फॉर्मूला हो गया। तो देखो, एग्रीकल्चर को ले लिया और इंडस्ट्रियल लेबर को ले लिया। The obtained value is the base for the poverty line and anyone who lives in household with per capita expenditure lesser than the obtained average belong to BPL. अब ध्यान से सुनो, अगर इस मेथड ने बोला कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है पर पर्सन का, वो पर डे का 50 रुपए, मतलब अगर एक पर्सन एक दिन में 50 रुपए खर्च करने में सक्षम है, ठीक है, या 50 रुपए खर्च कर रहा है या 50 से ज्यादा खर्च कर रहा है, तो वो पुअर नहीं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, अगेन एक्सपेंडिचर ध्यान रखना, इनकम नहीं। एक जन एक दिन में कितना कमा रहा है उससे मतलब नहीं है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैलोरी वाला भी एक्सपेंडिचर बेस्ड था, ये भी एक्सपेंडिचर बेस्ड है, ठीक है।
तो जो भी पॉवर्टी लाइन ये निकालेंगे वो एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा, ठीक है। अब वो 50 रुपए कह रहा है तो 50 रुपए से ऊपर जो भी खर्च कर रहा है वो कोई पुअर नहीं है, जो 50 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहा वो पुअर है। Through this method, it was estimated that 36% of the population were BPL. इस मेथड के हिसाब से 36% पॉपुलेशन बीपीएल थी 2004-5 में। 93 का मेथड है ये, 36% 2004-5 में और 22% 2011 में। एक चीज ध्यान रखना, ये मेथड वाई पहले ये अलग कमेटी का मेथड था, उसके बाद ये लकड़ वाला आएगा, अभी आगे 2 मेथड और आएंगे, तेंदुलकर और रंगराजन, ठीक है। तो ये 4 मेथड आपके पास मिलेंगे और अभी एक और नया चल रहा है नीति आयोग वाला। ये जो मेथड्स चल रहे हैं ये सारे मेथड्स आ चुके हैं और इन सारे मेथड्स ऑब्स्क्यूर भी हो गए, पुराने भी हो गए, बट स्टिल इन सारे मेथड के बेस पे क्या निकलती है, पॉवर्टी निकलती है। मतलब आज भी लकड़ वाला फॉर्मूला के हिसाब से पॉवर्टी निकाली जाती है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से इतनी पॉवर्टी है, इवन भले ही कि नए फॉर्मूले आ गए। इसलिए मैंने कहा कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए आपको एक फिक्स डेटा नहीं मिलता, ठीक है। तो ये अलग कमेटी से आज भी निकालते, लकड़ वाला से भी आज भी निकालते हैं, ठीक है। बस वो है कि जो रिसेंट वन फॉर्मूला होता है वो ज्यादा सही माना जाता है, उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं वाइल पॉलिसी मेकिंग के, इतने लोग हुआ है, ठीक है। तो लकड़ वाला हो गया एक्सपेंडिचर। Here comes the Sachin Tendulkar. I am extremely sorry. He is Suresh Tendulkar. Okay. तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनी थी। ये है तेंदुलकर सर। He looks like coach of the Sachin Tendulkar में, रमाकांत आचरेकर सर। क्या लगता है आपको? नहीं लगता है? किसी ने देखा ही नहीं उनको, है ना? तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में रिकमेंडेशन दी है उन्होंने। ये कमेटी किसने बनाई? प्लानिंग कमीशन ने बनाई, 2005 में बनाई थी, उनके रिकमेंडेशन 9 में है। द मेथड रिकमेंडेड बाय दिस कमेटी आर यूज्ड इन द करंट टाइम्स, अभी भी ये यूज हो रहा है। It urged the shift from a calorie-based model and inclusion of monthly expenditure on education, health, electricity and transport. इन्होंने और नई चीजें ऐड करी। उन्होंने बोला कि ये कैलोरी वाले मॉडल से आप हटो, शिफ्ट फ्रॉम द कैलोरी बेस्ड मॉडल एंड इंक्लूजन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। उन्होंने बोला मंथली एक्सपेंडिचर पे आते हैं, और एजुकेशन को कंसिडर करो, हेल्थ को कंसिडर करो, इलेक्ट्रिसिटी को करो और ट्रांसपोर्ट को करो। अगर इन चीजों का प्रॉपर एक्सपेंडिचर में एक बना देता हूं मंथली और उतना कोई कर पा रहा है, इसका मतलब वो पुअर नहीं है, ध्यान रखो। एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। इट इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो उन्होंने क्या किया, एक बास्केट बना दिया, उसको कहा पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो ये सारे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इनको मिला के एक बास्केट बनाया, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन बास्केट टू डिटरमाइन एंड एस्टिमेट द पॉवर्टी। It called for the uniformity of poverty line basket for both for rural and urban. तो इन्होंने कहा कि रूरल और अर्बन दोनों के लिए अलग अलग अंक को बनाने की जरूरत नहीं है, क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि ओवरऑल सेम क्राइटेरिया रखो, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है अर्बन और रूरल के लिए। जैसे इसमें देखा आपने, इन्होंने बोला कि अर्बन के लिए 2100 है या 24 है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग एक्सपेंडिचर ही बना रहे थे। इन्होंने बोला नहीं, आप उससे हट जाओ, ठीक है। इट इज कॉल्ड फॉर यूनिफॉर्मिटी, तो अर्बन और रूरल एरिया के यूनिफॉर्मिटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी इससे इसका जो डेटा बनता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। If a person does not have access to any of the goods mentioned under the poverty basket, then he or she is suffering from poverty, ठीक है। तो if a person does not have access to any of the goods mentioned under the poverty basket, तो इस poverty basket में जो चीजें मेंशन है उसमें से अगर किसी भी एक चीज की एक्सेस नहीं है उस पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन नहीं मिल पा रही, या हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उसको नहीं मिल पा रही, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी तीनों ध्यान रखना, ठीक है। एजुकेशन आ रहा है ना, तो एजुकेशन में भी एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ऑल थ्री यू विल चेक, ओके। सो दीज थिंग्स इफ नॉट एबल टू गेट, then in that case suffering from poverty. This method uses the cost of living as the basis for identifying poverty. Cost of living तो आएगी, ठीक है, भाई कितना जो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालेंगे। However, the resulted estimation was very low and resulting in public outcry. This lead to formation of रंगराजन कमेटी। इस कमेटी से जो
पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाया उन्होंने, ठीक है, उससे पब्लिक आउटक्राई ज्यादा हो गया, मतलब उसके जो डेटा था उसके अगेंस्ट लोग चले गए कि नहीं ये डेटा ठीक नहीं लग रहा है, स्कॉलर्स ने भी उस पर नए नए पॉइंट ऑफ व्यू दिए, तो इससे प्रॉब्लम हुई, इसलिए नई कमेटी बनी, रंगराजन कमेटी। तो आप ये पता रखना कि पॉवर्टी लाइन बास्केट उन्होंने बनाया, मेजर मेजर जो चीजें उस पॉवर्टी लाइन बास्केट में डाली, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। If anyone, any individual or household is not able to access any of the commodity which is mentioned in this poverty basket, then that person will be considered as the poor. Okay. सर गांव में तो सर बहुत लोगों के बहुत घर में बिजली नहीं होता है, हाँ। और पढ़ाई के लिए तो सर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही एजुकेशन है लगभग, मान लीजिए। तो सर इससे कैसे पता चलेगा सर, अगर ये सब क्राइटेरिया डाल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट? यस, इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने ना कुछ मिनिमम क्राइटेरिया बनाया। इलेक्ट्रिसिटी आप देखोगे कि अभी रिसेंटली हुआ है कि अभी मोस्टली सब जगह पहुंच गई है, एक्सेस हो गया है, गांव तक चली गई है, डिफिकल्ट टेरेन में अभी भी जा रही है। करीब करीब 4000 के आसपास कुछ गांव बचे थे जहाँ पे नहीं पहुंची थी इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी अब स्कीम चल रही है, वो गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से जा रही है। पहले पहुंच गई, डिफिकल्ट टेरेन में नहीं पहुंची, वहां पहुंचा रहे, जहां पहुंच गई वहां 24/7 नहीं है, उसकी कोशिश की जा रही है। इन्होंने कुछ मिनिमम क्राइटेरिया बना रखे हैं, बेयर मिनिमम, उस बेयर मिनिमम को ही वो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। एजुकेशन में आप देखोगे कि आप कह रहे हो फ्री है, फ्री कब तक, ठीक है, 14 ईयर्स तक फ्री है, कब तक फ्री है, उसके बाद तो फ्री नहीं है ना। हायर एजुकेशन में अवेलेबिलिटी कितनी है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो सारी चीजें भी तो है ना, उनको सबको देखना पड़ेगा। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मेजर दिए हैं, उस मेजर में उनको एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करो क्वेश्चन, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 2009 में ये कमिटी का रिपोर्ट ऐसा बना है, तो मतलब 2009 में मान के चलिए कि बहुत सारे घर में भी बिजली नहीं आई थे गांव में। और शिक्षा की जो बात है, शिक्षा में गांव में ज्यादातर हायर एजुकेशन करते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगभग पकड़ लीजिए, सरकारी स्कूल में कितना ही खर्चा पड़ता है। तो सर ये सब जो उन्होंने जो बास्केट में डाला था मेजर जो ये सब कुछ, तो इससे सर कैसे पता लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर घर में नहीं था, हाँ, तो एडुकेशन पूरे ना फ्री ऑफ कॉस्ट था। भाई, जिसको नहीं मिल रहा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दे विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। इसीलिए तो आउटक्राई हो गया कि पोवर्टी बहुत ज्यादा बता दी इन्होंने, ठीक है। कई सारे क्राइटेरिया ऐसे थे कि दिक्कत ज्यादा आ गई, इसीलिए तो नई कमेटी बनी फिर, ठीक है ना। ये जो वही सर, मतलब फॉल्ट थे उनके इंडेक्स में, क्योंकि सर फॉल्ट नहीं है, सुनो मेरी बात, फॉल्ट नहीं है। एक तो क्या है ना, इतना बड़ा कंट्री है और इतना अनऑर्गेनाइज्ड है ना, कि आप कोई एक वन साइज फिट फॉर ऑल लगाओगे ना तो डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। बट स्टिल कोशिश की जाती है कि एक ऐसा मेथड बने जिससे आप इंडिया में प्रॉपर पॉवर्टी एस्टिमेशन कर पाए। तो बेसिक नेसेसिटीज को आप लगा देते हो ना, आपने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी उस बास्केट में है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि 24/7 ही उसमें डालेंगे, वो हो सकता है उसका एक लिमिटेड कि 8 आवर इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अवेलेबल। तो अगर 8 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है किसी जगह को, दे वोंट बी कंसिडर्ड एज पुअर, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि 8 आवर का क्राइटेरिया है, आई एम सेइंग कि क्राइटेरिया बनाया होगा उन्होंने, ठीक है, कि इस तरीके से। अब उसकी डिटेल में अपने को पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो क्राइटेरियाज है, एजुकेशन एक क्राइटेरिया है, एजुकेशन में उन्होंने कुछ इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन किया होगा कि कितनी एजुकेशन तक चीजें चेक हो रही है। अभी ये सब जो चेक हो रहा है ना, इनको चेक करने के लिए भी बहुत साइंटिफिक मेथड और सर्वे यूज किए जाते हैं। आप हर एक हाउस होल्ड के पास जाके ये नहीं पूछ सकते, ठीक है। हर एक हाउस होल्ड के पास जाके आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई साहब आपके पास ये चीजें अवेलेबल है कि नहीं है। इस तरीके का अगर आप 120 करोड़ लोगों का सर्वे करने लगोगे, कर ही नहीं पाओगे आप। एनएसएसओ होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, विच इज करंटली एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस जिसको कहते हैं, अभी आएगा इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में, कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है साइंटिफिक डेटा कलेक्शन के लिए। मतलब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बड़े फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर डेटा कलेक्ट करना जब होता है तो एनएसओ डेटा कलेक्ट करता है, और उसके पास साइंटिफिक मेथड से डेटा कलेक्ट करने के, मतलब वो जो सर्वे करते हैं, वो सर्वे ऐसा नहीं कि 120 करोड़ लोगों का सर्वे करना है तो 120 करोड़ लोगों के पास इंडिविजुअली जाके आप बात करोगे, नहीं कर पाओगे आप, असंभव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। उनके पास साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कि वो एक कम्युनिटी के कुछ अलग अलग स्ट्राटा के लोगों को लेते हैं, उसके बाद वो उनकी ही ओपिनियन को एक जनरलिस्टिक मान के कुछ उसका
एक अल्टीमेट फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो इतना पूरा सब लोगों का नहीं हो पाता, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो उनके पास डेटा कलेक्ट करने के लिए उस तरह की चीजें होती है। सेकंड, उन्होंने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। इस बास्केट में इलेक्ट्रिसिटी का इतना तक रेंज मान रहा हूँ, एजुकेशन का इतना तक रेंज मान रहा हूँ, ठीक है। और हेल्थ है तो हेल्थ फैसिलिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी चेक कर ले रहे हो आसपास, वो सब चेक कर रहे हो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। So we won't go into that ki how they are calculating, but we will definitely look into things ki these are the criteria they are considering while calculating the poverty. And NSSO, that NSSO नहीं है, NSSO और CSO merge हो गए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मर्ज करके अब NSO हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक। मॉसफी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर आता है ये NSO जो अभी डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के उस क्राइटेरिया से आप नीचे जा रहे हो तो आप पुअर हो, समझ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम अलग कमिटी में कैलोरी पे थे, सिर्फ फूड को कंसिडर कर रहे थे। फिर हम लकड़ा वाला में हमने देखा कि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को डाल दिया। फिर उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाल दिया, एग्रीकल्चर लेवल का डाल दिया, इंडस्ट्रियल लेवल का डाल दिया। उनको सबको लेके उन्होंने मतलब उन्होंने अपना डोमेन जो था वो वास्ट किया। उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर और जो इंडस्ट्रियल लेबर थे उनको भी एम्बिट में लिया, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ को भी एम्बिट में लिया। मतलब आपने ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स को कंसीडर किया, ठीक है। फिर आप आगे आए, आगे आके आपने देखा कि नहीं, हमको चेंज करना चाहिए, ये जो मेथोडोलॉजी उससे हमें सही डेटा नहीं मिल रहा, और डेटा सही नहीं मिलेगा तो हमारी जो पॉलिसी होगी वो हम अच्छी नहीं बना पाएंगे। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी में ये कुछ चेंजेस लाए। उन्होंने बोला नहीं, आप आगे बढ़ो, आप एजुकेशन और हेल्थ तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और अदर चीजों को भी क्या करो, डाल के चलो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट को आप डाल के चल रहे हो, तो ये आप देख के चल रहे हो कि इंसान इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ बाद में करेगा, पहले खाने का करेगा। तो फूड रिलेटेड चीजों को आप ऑलरेडी क्या करके चल रहे हो, कंसिडर करके चल रहे हो। समझ रहे हो, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की जो बात करके चल रहे हैं कि उसमें बात करो। तो आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी पहले तब देखोगे जब आपके पास फूड होगा अवेलेबल। और एक तो चीज ये पहली, दूसरी ये कि कई सारी फूड कमोडिटीज जो है वो पीडीएस के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड कर रही है, पीडीएस के अंडर प्रोवाइड कर रही है। इसलिए इंडिया का जो अगर आप एक्सपेंडिचर का, पर डे एक्सपेंडिचर का डेटा देखोगे, जो पॉवर्टी लाइन आएगी, वो पॉवर्टी लाइन आएगी बहुत कम। क्यों बहुत कम आएगी? कम इसलिए आएगी बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है कि आपको जो नेसेसरी आइटम्स है वो तो हम क्या दे रहे हैं, सब्सिडाइज दे रहे हैं या ऑलमोस्ट फ्री में दे रहे हैं। तो वो फूड आइटम्स तो आपको मिल ही रहे हैं, रिमेनिंग अदर चीजों के लिए उतना पर डे एक्सपेंडिचर सफिशिएंट है। इसीलिए वो पर डे एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। वो इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर है। अभी आए समझ आए बात? तो ये जो इनका डोमेन जो बदल रहा है ना, वास्ट हो रहा है, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बहुत जनरलिस्टिक एग्जामिनेशन है यूपीएससी, ठीक है। हम ठीक है, इट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, यू विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस, बट इस चीज को होलिस्टिकली समझने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है कि हम कैसे 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 हमारा फोकस क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है। चले, हाँ। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द रिसेंट वन, द रंगराजन कमेटी। तेंदुलकर कमेटी के बाद इमीडिएटली जल्दी से रंगराजन कमेटी बनी थी। ही इज रंगराजन, formed in year 2012. The committee was chaired by Mr. Rangarajan. This too adopted calorie based calculation of the poverty level. मतलब इन्होंने वापस कहाँ चले गए, कैलोरी बेस्ड पे चले गए। इन्होंने बोला कि कैलोरी बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी पे हमको रहना चाहिए। They said limitation as it calculated only the absolute minimum necessity. मतलब इन्होंने कहा कि हमको बिल्कुल एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसिटी, मतलब सबसे बेसिक्स पे जाना है, आपको अदर चीजों पे जाना नहीं। उन्होंने बोला बाकी जो चीजें हमने कंसीडर करी उनकी ज्यादा मैथ नहीं है यहाँ पे, ज्यादा मैथ किसका है, कैलोरी का मैथ पे। तो उन्होंने कैलोरी बेस्ड कैलकुलेशन पे अडॉप्ट किया उन्होंने। दिस डिड नॉट इंक्लूड कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड एंड नेसेसिटी। उन्होंने बोला कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड की हमको बात करनी नहीं। कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड मतलब अगर मैं और चीजों की बात कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल की तरफ मुझे जा रहा हूँ, मुझे उन पे डिस्कस नहीं करना है, उनको मैं पोवर्टी में नहीं ले रहा हूँ। पोवर्टी में लिटरली उन लोगों को लूंगा जो वास्तविकता में क्या है, एक बेयर मिनिमम से नीचे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ
calorie intake. The poverty line is estimated as monthly per capita expenditure. Monthly per capita मतलब एक मंथ का पर पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 1407 in urban areas and 972 in rural areas. ठीक है? अर्बन एरियाज के लिए लिखता है और 972 रूरल के लिए लिखता है. तो वापस गए तो कैलोरी बेस पे, और अर्बन एरिया में ये इतना अगर पर पर्सन एक्सपेंड कर रहा है मंथली है, ठीक है, तो 50 रुपए पर डे भी नहीं है करीब करीब, ठीक है, 50 रुपए पर डे से भी कम है, और रूरल में और कम है. अब रूरल में कैलोरी इंटेक ज्यादा था पर एक्सपेंडिचर कम है, बिकॉज रूरल एरियाज में यू विल गेट फूड आइटम्स रिलेटिवली एट चीपर प्राइस, इसीलिए यहाँ पे कम है. समझ रहे हो? मोस्ट यस. Sir, what is this calorie based calculation? कैलोरी बेस्ड कैलकुलेशन वही तो है, एक दिन में कितना खा रहे हो. नहीं सर, मैं थोड़ा डॉक्टर के पास गया था, लेट ज्वाइन किया इसलिए नहीं सुना. दैट्स क्वाइट अ प्रॉब्लम. कैलोरी बेस्ड कुछ नहीं है. अगर कोई पर्सन एक दिन में, जो अलग कमेटी है उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 2400 कैलोरीज अगर कंज्यूम कर रहा है, 2400 कैलोरीज पर डे अगर कंज्यूम कर रहा है, तो वो गरीब नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस अलग कमेटी. ठीक है, तो उन्होंने कैलोरी कंजम्पशन के बेस पे पॉवर्टी लाइन बनाया, और किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन से मतलब है. और उन्होंने कहा कि रूरल एरिया में और अर्बन एरियाज में कैलोरी कंजम्पशन अलग अलग होगा, बिकॉज रूरल एरिया में लोग फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं, इसीलिए उनका जो कैलोरी कंजम्पशन है पर डे का वो 2400 कैलोरीज है. और जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे लोग नॉर्मली व्हाइट कॉलर जॉब्स वगैरह ज्यादा करते हैं, तो 2100 कैलोरीज. तो अर्बन एरियाज का कैलोरी इंटेक पर डे अगर 2100 कैलोरीज से कम है तो वो पुअर है, और रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज से कम है तो वो पुअर है. ठीक है, तो उन्होंने एक लाइन बना दी, दैट इज 2400 और 2100. ठीक है, ये कैलोरी इंटेक है. वापस ये जो रंगराजन कमेटी है वो वापस उन्होंने बोला कि हम कैलोरी इंटेक पे ही वापस जाते हैं, कैलोरी इंटेक ही सही है, बाकी हम अदर चीजें कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड से नहीं बैठेगा मामला. तो पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड एज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इतना. ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, एक महीने का एक पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना, 1407 रुपए, और ये 972 रुपए रूरल एरिया में. और ये किस पर है? फूड पर ही है नॉर्मली. ठीक है, फूड मतलब कैलोरी इंटेक से ही उन्होंने वैल्यू निकाली है. ओके. थैंक यू सर. हाँ. Yes, the expert group under the chairmanship of the Dr. C. Rangarajan to review the methodology for measurement of poverty in the country, constituted by Planning Commission in June 2012. ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिया गया है. जून 2012 had submitted its report on 2014 को रिपोर्ट सबमिट करी. In a written reply to a question in the Rajya Sabha today. Today means ये 2030 जून 2000 मतलब 14 के आसपास का है ये जो क्लिप है, ये जो काटा गया. ठीक है. In a written reply to question in Rajya Sabha today, the Minister of State MOS for Planning, Statistics and Program Implementation MOSFI and Defence Shri Rao Indrajit Singh has said that as per the report, poverty line is estimated monthly per capita expenditure 1407 in urban areas, 972 rural areas. यही वाली बात है. तो ये अभी रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग, और ये अभी भी यही चल रहा है. ठीक है, रंगराजन कमेटी वाला. तो सूर्य तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से अभी पॉवर्टी क्या होती है, मेजर होती है. The expert group Tendulkar had, yes. सर रंगराजन कमेटी का जो कंजम्पशन बोला है 1407 इन अर्बन एंड 972 इन रूरल एरियाज, सो वो क्या सिर्फ मतलब खाने का कंजम्पशन का बता रहा है या पूरे मंथ में देखो सब कुछ? इन्होंने बाकी कंजम्पशन से इनको मतलब ही नहीं है. ठीक है, उन्होंने यही मेंशन कर दिया, डिड नॉट इंक्लूड कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड एज नेसेसिटी. ठीक है, अब उन्होंने ये बोल दिया कि आपका जो फूड एक्सपेंडिचर है हमें उसी से मतलब है, मतलब अदर चीजों पे जो आप एक्सपेंड कर रहे हो वो कंसीडर ही नहीं कर रहे ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उनको तो सिर्फ ओनली फूड एक्सपेंडिचर वापस कैलोरी बेस्ड पे आ गए ना आप वापस. ठीक है, या ओनली फूड एक्सपेंडिचर. हाँ, ओनली फूड एक्सपेंडिचर है, तो दे आर कंसीडर. अब आप अदर चीजों पे क्या एक्सपेंड कर रहे हो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, दे आर इंटरेस्टेड इन दिस ओनली. तो कैलोरी बेस्ड कैलकुलेशन पे आप वापस आए. ठीक है, इसकी और डिटेल है. रंगराजन कमेटी का एक स्लाइड और बताऊंगा मैं आपको जिसमें उसकी डिटेल है पूरी. ठीक है, तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. तो ये उन्होंने बता दिया.
अब the expert group Tendulkar had used the all India urban poverty line basket as the reference to derive state level rural and urban poverty. This was a departure from the earlier practice of using two separate poverty line baskets for rural and urban. The expert group Ranjan revert to the practice of having separate all India rural and poverty basket lines to derive state level basis of this. मतलब ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने यूनिफॉर्मिटी की बात करी। तेंदुलकर कमेटी ने बोला यूनिफॉर्मिटी पे आ जाओ, आप किस पे आ जाओ, यूनिफॉर्मिटी पे। यूनिफॉर्मिटी मतलब अर्बन एरिया रूरल एरिया सबके लिए सेम पॉवर्टी लाइन बास्केट रहेगा। आपने लकड़वाला कमेटी में देखी होगी कि उन्होंने लकड़वाला कमेटी का क्या है, दोनों के लिए अलग अलग निकाला था ना, यहाँ से अलग अलग ही चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये भी अलग चल रहा है दोनों के लिए। यहाँ उन्होंने बोल दिया यूनिफॉर्मिटी ले आओ अर्बन रूरल में। रंगराजन ने बोला कि नहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं, आप वापस सेपरेट पे जाओ। ठीक है, तो रंगराजन वापस कहाँ चले गए, सेपरेट पे चले गए, सेपरेट ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी बास्केट लाइन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे आप अलग अलग रूरल अर्बन अलग अलग, यूनिफॉर्म रूरल अर्बन अलग अलग। ठीक है, यहाँ आप देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, poverty line should be based on certain normative level of adequate nourishment, clothing, house rent, convenience and education, and a behaviorally determined level of other non-food expenses. The expert group recommend to updation of the poverty line in the future using Fisher index. यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और हुए भी अपन लोग। तो यहाँ पे ये जो पॉवर्टी लाइन वाली बात कर रहे हैं ना, ये वो बहुत सारे फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सारे फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि वापस सिर्फ कैलोरी पे नहीं गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर वो बता रहा है, ये कैलोरी वाली चीजें जो है ना, ये कैलोरी बेस्ड एक्सपेंडिचर अलॉन्ग विद अदर एक्सपेंडिचर भी है। इसमें एडिक्वेट नरिशमेंट भी है, क्लोथिंग भी है, हाउस रेंट भी है, कन्वेंस भी है, एजुकेशन भी है एंड अदर चीजें भी है। अब ये थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है कि भैया इस तरीके के एक्सपेंडिचर, ये बहुत कम एक्सपेंडिचर हो जाता है। आप देखते हैं ना 1407 रुपए, 972 रुपए, बट इसको इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है कि मोस्टली अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो या फिर अबव पॉवर्टी लाइन भी हो अगर, ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटीज जो है रिलेटिंग टू फूड अंडर पीडीएस, एजुकेशन दे रही है, हेल्थ में भी आयुष्मान भारत और बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। तो ये जो बेसिक एक्सपेंडिचर है आपका हेल्थ, एजुकेशन और फूड आइटम्स पे, ये तो मोस्टली गवर्नमेंट ही बेयर कर रही है। जब ये मोस्टली गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो अदर एक्सपेंडिचर आपके पास बहुत कम हो जाता है पर डे का। ऐसा गवर्नमेंट एंटिसिपेट करती है और ऐसा इस कमेटी ने भी क्या किया है, एंटिसिपेट किया है। तो ये वाली चीज मैं वापस ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे कंफ्यूजन हो गया था जब मैं बोल रहा था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, बट ये कैलोरी बेस को अपने अंदर रख रहा है, कैलोरी बेसिस को अपने अंदर रख रहा है अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ कैलोरी को नहीं रख रहा है। ठीक है, सिर्फ कैलोरी को नहीं रख रहा है, कैलोरी बेस पर है अलॉन्ग विद अदर ऑल्सो। ये जो कमेटी थी ना, इन्होंने कैलोरी बेस से शिफ्ट कर दिया था। तेंदुलकर कमेटी ने कैलोरी बेस से शिफ्ट कर दिया था। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये कैलोरी बेस पे आपको जाना नहीं है, हेल्थ एजुकेशन इनका बास्केट बनाते हैं, इस बास्केट के हिसाब से हम चेक करेंगे। बिकॉज इस बास्केट में अगर आप पीछे जा रहे हो तो पॉसिबल, अगर इस बास्केट में एक्सपेंडिचर कर रहे हो इसका मतलब कैलोरी बेस तो कर ही पा रहे हैं। ऐसा उनका एंटिसिपेशन क्या था, अंडरस्टैंडिंग थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रंगराजन में आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने बहुत सारे चीजें कंसिडर करी है। ठीक है, एडिक्वेट नरिशमेंट है, क्लोथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, ये सब है, एंड बिहेवियरली डिटरमाइंड लेवल ऑफ नॉन फूड एक्सपेंसेस। द एक्सपर्ट ग्रुप रंगराजन रिकमेंड्स द अपडेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन द फ्यूचर यूजिंग फिशर इंडेक्स। अब उन्होंने बोला कि आप फ्यूचर में पॉवर्टी लाइन का वो जब भी अपडेट करें तो आप इस फिशर इंडेक्स के थ्रू करें। अब फिशर इंडेक्स क्या होता है आपको नहीं समझना है। ठीक है, फिशर इंडेक्स की मैथमेटिक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, दो अदर इंडेक्स होते हैं, उन दो इंडेक्स का एक ज्योमेट्रिकल मीन निकलता है, वो होता है फिशर इंडेक्स। और वो दोनों क्या होते हैं उसको भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये मतलब स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन है विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बस आपको नाम पता रखना है। ठीक है, अगर ये इजी होता, सिंपल होता और समझने लायक होता और इम्पोर्टेंट होता तो डेफिनेटली आपको बताया जाता, बट डजंट मेक सेंस। बस ये याद रखो कि फिशर इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं अभी पॉवर्टी अपडेशन के लिए रंगराजन कमेटी ने क्या किया है, रिकमेंड कर रखा है। ठीक है, फिशर इंडेक्स। ये चेंजिंग फेस ऑफ पॉवर्टी देखो इंडिया में, लकड़वाला मेथड, तेंदुलकर मेथड और रंगराजन मेथड।
तेंदुलकर और रंगराजन से तो अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, लकड़वाला से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, करते हैं कैलकुलेट, बस उसका यूज नहीं होता पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे। चेंजिंग फेस ऑफ पॉवर्टी, ये देखो रूरल अर्बन टोटल, ये नंबर ऑफ पुअर है, ये पॉवर्टी रेशियो है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में से कितने पुअर है। यहाँ देखोगे लकड़ वाला में देखोगी करीब 28.3% रूरल, 25.7 अर्बन और ओवरऑल 27.5 बता रहा था 2004-5 में। ठीक है, 2004-5 में लकड़ वाला मेथड के हिसाब से 27.5% टोटल पॉपुलेशन क्या थी, पुअर थी, लकड़ा वाला मेथड से। बट तेंदुलकर मेथड से जब आप जाओ 2004-5 में, तो आप देखोगे कि 37.2 पे चला गया, मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली बढ़ गई, सेम मेथड से, सेम ईयर में। तो 4-5 में लकड़ा वाला ने बोला कि 27.5% पुअर है, 4-5 में तेंदुलकर मेथड के हिसाब से 37 थे, मतलब बढ़ गया, डिफरेंट मेथड यूज किया तो ओवरऑल पॉवर्टी का काउंट क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर आप देखोगे 9-10 में तेंदुलकर से चले अपन तो ये चला, ये रूरल में चला, ये अर्बन में चला, ओवरऑल इतना चला, 29.8 21.9 पे आए। रंगराजन मेथड में जब अपन आए, देखा कि 2009-10 में तेंदुलकर मेथड से 29.8% था, 2009-10 में रंगराजन मेथड से आप जब गए तो 38.2 हो गया, मतलब डिफरेंट मेथड से सेम ईयर में पॉवर्टी कैलकुलेशन जो है बढ़ गया। देखो 29.8 था, 38.2 2009-10 में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, डेटा समझ आ रहा है ना आप लोगों को? रिस्पॉन्स करो जल्दी से एक साथ। यस सर। जी सर, जी सर। ओके, नहीं पता चला कि कर्सर आगे पीछे हो रहा है तो समझ नहीं पा रहे। ठीक है, 2009-10 में 29.8, 9-10 में 38.2, मतलब रंगराजन से इंक्रीज हो गया मामला। 11-12 में तेंदुलकर के हिसाब से 21.9 ओवरऑल पॉवर्टी, और 11-12 में रंगराजन मेथड के हिसाब से 29.5, अलग अलग आई ना। ठीक है, क्योंकि मेथड अलग है तो पॉवर्टी का हेड काउंट अलग अलग, हेड काउंट मतलब ओवरऑल। ठीक है, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर के टोटल पुअर कितने, तो 2004-5 में 301 मिलियन बता रहा है करीब करीब, 4-5 में ये 407 मिलियन बता रहा है। वही, ये तो परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद नहीं रखना है, परसेंटेज का थोड़ा आइडिया रख सकते हो। तो करीब करीब आप चेक करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि 29.5 बता रहा है, इसी रंगराजन मेथड के हिसाब से करीब करीब हम 25% के आसपास चल रहे हैं। इंडियाज पॉवर्टी एनालिसिस, पुअर एज ए परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 11-12। देखो आप नॉर्मली अभी आपको 11-12 का डेटा बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, तो हमको आपको सुनने को मिल रहा होगा कि 11-12 के डेटा की बात बहुत हो रही है। इसलिए हो रही है बिकॉज वो सेंसस का डेटा आया था उस समय। ठीक है, और उस समय के डेटा को ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं। जो 21-22 का सेंसस है उसका डेटा डिले हो गया कोविड की वजह से, तो अभी तक वो डेटा प्रॉपरली आया नहीं, इसीलिए हम वो पुराना वाला डेटा लेते हैं। अदरवाइज और भी डेटा अवेलेबल रहता है हमारे पास, बट वो सेंसस वाले डेटा को ज्यादा सटीक माना जाता है। तो पुअर एज ए परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 11-12, सी रंगराजन मेथड कह रहा है 29.5, ये देखा मैंने 29.5। तेंदुलकर सर कह रहे हैं 21.9, ये 21.9 देखा। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 21.2, वर्ल्ड बैंक की मेथोडोलॉजी अलग चल रही है कुछ। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक की एक मेथोडोलॉजी ए वाली, एक मेथोडोलॉजी बी वाली। ठीक है, अब ये क्या, इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी का चक्कर होता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी बहुत कम आ रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी हम लोग पढ़ेंगे जब जीडीपी पढ़ेंगे अभी आगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये हो गया, और ये कुछ डेटा है। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि इसी डेटा का ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म। चलो, फिशर इंडेक्स का आपको पता रखना है। सर ठीक है, यस। सर ये लकड़ वाला जो मेथड है वो 2004-5 के बाद कंसिडर नहीं की गई, क्यों? नहीं कंसीडर नहीं की गई बिकॉज उसको ऑब्सक्यूर माना गया। अभी भी कैलकुलेट होता है उससे, बट वो पॉलिसी मेकिंग में कंसीडर नहीं होता। ज्यादा ओके पुराना सर, थैंक यू। भाई, जो नए मेथड्स आए हैं वो आए इसीलिए ना कि पुराने मेथड्स को मेंड करके नया लाए। नया क्यों लाए, ताकि हम जो करंट सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो है, कंट्री की इकोनॉमी में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं, उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हम नया लाए ना। प्रीवियस में जो कमी रहेगी, ठीक है, उसके लिए नया लेकर आए। तो नए से बनाओ ना, जो नए वाला मेथड है उस हिसाब से पॉलिसी बनाओ। पुराने से पॉलिसी मेकिंग में यूज नहीं कर रहे, निकाल अभी भी रहे। ओके सर, थैंक यू। सर तो गवर्नमेंट अभी कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहा है सर?
आ रहे हैं अभी, ठीक है। गवर्नमेंट अभी तेंदुलकर और रंगराजन दोनों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तेंदुलकर और रंगराजन दोनों से निकालते हैं। अभी नीति आयोग इज वर्किंग ऑन सम न्यू मेथड, ठीक है। अभी आ रहे हैं आगे, ये नेक्स्ट स्लाइड यही है, करंट स्टेटस ऑफ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन, ठीक है। दिस इज फॉर नाउ। Poverty estimation in India is carried out by Niti Aayog task force through the calculation of poverty line based on data captured by National Sample Survey Office under Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI. तो अभी आप देखोगे कि डेटा कलेक्ट कौन करता है, एनएसएसओ। अभी बताया था मैंने जो वो साइंटिफिक मेथड होता है डेटा कलेक्ट करने का, तो एनएसएसओ डेटा कलेक्ट करता है। और अभी पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन जो है वो कौन किसके द्वारा किया जा रहा है, नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग की एक टास्क फोर्स है, वो इस काम को क्या कर रही है, अंजाम दे रही है, अभी यही कर रही है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारा फोकस किस पर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल। इनकम हमको लेनी नहीं है, 1979 के बाद से हमने इनकम पे बात नहीं करी है, हम एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Poverty is measured based on consumer expenditure survey of the NSSO. A poor household is defined as one with an expenditure level below the specific poverty line. ये तो पता है हमको, poverty line से नीचे रहेगा तो poor है। The incidence of poverty is measured by poverty ratio, which is the ratio of number of poor to the total population expressed as a percentage. It is known as head count ratio. आपकी जो ओवरऑल पॉवर्टी होती है, ये जो परसेंटेज हम देख रहे हैं ना सारा, ये परसेंटेज ओवरऑल वाला, इसको कहते हैं हेड काउंट रेशियो। ये क्या है, हेड काउंट। हेड काउंट मतलब ओवरऑल परसेंटेज में कितने परसेंट लोग क्या है, पुअर है। और ये निकला कैसे, टोटल नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ऐसे ही निकला ना पॉवर्टी रेशियो। तो पॉवर्टी रेशियो जो निकलता है उसको आप कहते हो हेड काउंट रेशियो। क्या कहते हो, हेड काउंट रेशियो, ध्यान रखना। द हेड काउंट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट फॉल्स below poverty line. According to Niti Aayog's National Multidimensional Poverty Index, India's HCR head count ratio is 25.01. ये फर्स्ट याद करो, स्लाइड में बताया था शुरू में, ठीक है। जो इंडिया का मैप था ना, उस मैप में लिखा था 25% नियरली। द रूरल इज 32.75, अर्बन इज 8.81 एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। तो आपको अभी जो डेटा याद रखना है, दिस शुड बी दिस, ठीक है। दिस डेटा यू मस्ट रिमेंबर। नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके हिसाब से 25% इंडिया जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। और ये किस बेस पे निकलता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस पे, ठीक है। इंडिया पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे कौन से डेटा को यूज करेगा, वो डेटा होगा नीति आयोग की टास्क फोर्स वाला डेटा, ठीक है। और नीति आयोग के पास जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कैसे निकालना है, वो इनके मेथड्स यूज करते हैं, जो प्रीवियस मेथड्स आपके रिकमेंडेशन में आए, मोस्टली तेंदुलकर और रंगराजन, ओके। तो मेन फोकस इज ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हेड काउंट रेशियो समझ में आ गया ना आपको। हेड काउंट रेशियो की बात है, मतलब ओवरऑल कितनी पॉपुलेशन क्या है, पुअर है। इंडिया की 25% पॉपुलेशन पुअर है, दैट्स हेड काउंट रेशियो। तो करंटली ये नीति आयोग की टास्क फोर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है, और वो हेड काउंट रेशियो भी बनाती है। हेड काउंट रेशियो 21 के डेटा के हिसाब से कितना है, 25% है, ठीक है सर। अर्बन रूरल में पॉवर्टी ज्यादा है, अर्बन में कम। नाउ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बहुत सिंपल है, क्या कारण होते हैं पॉवर्टी के। सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भैया बहुत दिक्कत है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन बढ़ना इशू नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पैरेलली अगर आपकी ग्रोथ भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ठीक है। और पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि एक जो रिप्लेसमेंट रेट के हिसाब से ठीक ठाक चलना चाहिए आपको, ठीक है। रिप्लेसमेंट रेट याद करो, आपको बताया था एक लेक्चर में पहले। रिप्लेसमेंट रेट पता है ना, जो फर्टिलिटी रेट है कंट्री की। फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक जो कपल है उसको कितने बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट इंडिया की अभी करीब 2.08 के आसपास है, 2.08 के आसपास है, या 2.08 के आसपास। ये है फर्टिलिटी रेट, मतलब किसी एक लेडी को मान लो, कपल में लेडी को मान लो, किसी एक विमेन को अभी इंडिया में ऑन एन एवरेज 2.08 बेबी हो रहे हैं। कितने, 2.08 बेबी हो रहे हैं, ठीक है। तो 0.08 तो बेबी होता नहीं, बट ये एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि नेट रिप्लेसमेंट रेट, एक रेट होती है नेट रिप्लेसमेंट रेट, वो होती है रिप्लेसमेंट रेट मतलब
वो जो रिप्लेसमेंट रेट है वो अभी 2.1 है। कितनी है? 2.1। 2.1 रिप्लेसमेंट रेट का मतलब है कि अगर हर लेडी को 2.1 बेबी होता है ऑन एन एवरेज, तो उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस बात को समझ रहे हैं आप? बताया था आपको अगर याद हो तो। अगर किसी कंट्री में हर मदर को, हर लेडी को, फीमेल को 2.1 बेबी होता है, तो उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जितना है उतना ही रहेगा, बिकॉज फिर मोर्टेलिटी भी रहेगी ना, जो जैसे से एज बढ़ेगी, ओल्ड एज पॉपुलेशन की डेथ भी होगी, न्यू बेबी बॉर्न भी होंगे, तो यहाँ एक बैलेंस बन जाएगा। तो उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा, बढ़ेगा नहीं। उसको कहते हैं नेट रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, नेट रिप्लेसमेंट रेट अभी 2.1 है। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.08 के आसपास है, मतलब नेट रिप्लेसमेंट रेट से कम। तो अकॉर्डिंगली अगर इस हिसाब से चले अपन, तो इंडिया का पॉपुलेशन नियर फ्यूचर में डिक्लाइन होने वाला है। ऐसा अगर आप इस हिसाब से चलो, बट डिक्लाइन होने की स्थिति में नहीं है, बिकॉज आई थिंक पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो पर अगर आप इससे चलो 2.1 रिप्लेसमेंट रेट से, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो नियर फ्यूचर में रिड्यूस होने वाला है। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सही से रिडक्शन की पॉसिबिलिटी है। हम करीब करीब रिप्लेसमेंट रेट के आसपास ही चल रहे हैं। कुछ कुछ कंट्रीज हैं जिनका रिप्लेसमेंट रेट से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है मान लो, तो उनका जो फर्टिलिटी रेट है वहां का 3, 3.2, 3.5 तक है, तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है। रिप्लेसमेंट रेट से जितना ज्यादा ऊपर चल रहे हो, उतना ही प्रोपोर्शन में आपका पॉपुलेशन क्या करेगा? ग्रो करेगा। इंडिया का रिप्लेसमेंट से नीचे आया है अभी, रिसेंटली, अभी की बात है ये। तो इंडिया का पॉपुलेशन अब ऐसे बताते कम होने वाला है, पर मुझे नहीं लग रहा है, ऐसी आशा नहीं है मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है डेटा में बहुत अभी केओटिक है, डेटा सही नहीं है वो। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इशू है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पैरेलली ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ रही। ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो पॉपुलेशन जो कि कन्वर्ट हो रही है, जो कि काम करना चाह रहे हैं, जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी के लिए उतने रिसोर्सेज आपके पास रहेगी नहीं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बन के डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा। याद करो, बताया। ठीक है, तो वो लोगों के लिए पॉवर्टी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, बिकॉज उनको इनफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, एक्सचेकर के पास इतना रिसोर्स नहीं रहेगी। सेकंड चीज आप देखेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, स्पेशली एग्रीकल्चर. In agriculture, agriculture is land based activity. You need land for that, and continuous rise in the population paved the way for the fragmentation of the land holding, and that fragmentation of land holding is adversely impacting the productivity and yield. तो प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड अगर एडवर्सली इम्पैक्ट होगी, तो उसका इकोनॉमिक जो मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फार्मर की इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉवर्टी आ जाएगी। Are you getting my point? So fragmentation of land holding is also a major issue. So population explosion is issue. Low agriculture productivity, the fragmentation of land holding is also there. Okay, and also low agriculture productivity, we are using the high yield varieties. Okay, after the introduction of the green revolution in India in late 60s and 70s. Okay, after that we have started using the high yield varieties, means our productivity have been increased. But on the other hand, still there are so many farmers who are unaware about the things, who are have a lack of awareness and lack of information regarding the good agriculture practices. That's why the productivity is somewhere lagging. Okay, that's why low agriculture productivity is there even after using the high yield variety. So in agriculture, India must focus, because India was agrarian economy and India is agrarian economy even today, because almost 50% of population is engaged in agriculture directly or indirectly. Okay, so population explosion is the issue, low agriculture productivity is the issue. Now lack of inclusive economic growth, this is very important. Inclusive economic growth means your economy is growing, your gross domestic product is growing, but now you must understand that your growth should be inclusive. Inclusive means different strata of society should be there. All strata of society should contribute in the growth of the nation. Otherwise, there might be possibility that concentration of wealth would be there. Concentration of wealth would be there.
some section of society will comprises of contain all the wealth or majority of wealth, and the huge chunk of population will lacks basic resources. This is the inequality. So inequality will prevail if you won't taken into consideration the concept of inclusive growth. Means you must take all the people into the fold of the economic growth. You must create the environment of inclusivity in terms of at the time of policy making and while implementing those policies in all the sectors, in the agriculture, manufacturing, service sector, in all the sectors. Okay, so that people who are living or deprived of basic facilities, basic necessities will will rise and try to become part of this economic system and effectively engage in the economic activities, and will contribute in the growth of the nation and along with their own individual growth. Okay, both are important. When one person grows individually, then somewhere they also contribute to the national income, and when nation will grow, they will definitely replicate back in terms of some welfare schemes and all that. So this is the cycle. We need to make a virtuous cycle, not the vicious one. So lack of inclusive economic growth. तो इंक्लूसिविटी बहुत जरूरी है. तो इंडिया में इंक्लूसिविटी पे फोकस है पॉलिसी में, बट ग्राउंड पे उतना ज्यादा विजिबल नहीं है वो. दैट्स व्हाई सो मेनी पीपल आर स्टिल आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इनकम डिस्पैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है. ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत छोटा सा चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा वेल्थ कंटेन करके रखा है. ठीक है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल कम. सो दीज ऑल थिंग्स व्हिच वी नीड टू डू. नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. ना लैंड रिफॉर्म्स की हमने बात करी थी. आजादी से पहले ये हो रहा था ना कि जागीरदारी जमींदारी वाले सिस्टम थे, तो मोस्टली जो उस समय की जो हायरार्की थी, कास्ट हायरार्की, उस कास्ट हायरार्की में भी आप देखेंगे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो उसमें जो आ रहे थे उस सेक्शन में, उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो रिजिम से था, तो उनके पास काफी ज्यादा एंसेस्ट्रल उनको प्रॉपर्टी मिली थी, और कहीं ना कहीं एक जो नेक्सस जो किंगशिप और उनके बीच में चलता था उससे भी उनको बहुत ज्यादा क्या लैंड मिला था. और जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स के पास लैंड नहीं था, क्योंकि जो पॉलिसीज थी स्पेशली ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो एनेक्सेशन हो जाता था, उनकी जमीनें ले लेते थे, तो पीजेंट्री बहुत पॉवर्टी में जी रही थी, एब्जेक्ट पॉवर्टी में. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी ये टेंडेंसी आई. मतलब ये था कि जमींदारी थी उस समय भी, तो जमींदारी को तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, बट जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड वगैरह था, तो वो लैंड उनके पास अभी भी कईयों के पास रहा. लैंड रिफॉर्म्स का रिकमेंडेशन दिया गया कि आप एक काम कीजिए, जमींदार जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है उनसे गवर्नमेंट लैंड ले ले, और पीजेंट्स जो है, पुअर पीजेंट्स, उनको थोड़ा थोड़ा लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि वो अपने लिए सब्सिस्टेंस लेवल की क्रॉप्स वगैरह उगा पाए और उससे थोड़ा सा अर्निंग भी कर पाए. तो लैंड रिफॉर्म्स की उन्होंने बात करी, बट लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आ पाया. वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अच्छे से लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंट हुए पूरे इंडिया में. ठीक है, किसी को आइडिया है वेस्ट बंगाल के लैंड रिफॉर्म्स का? हाँ सर, ऑपरेशन बोर्गा. ओके. हाँ, तो वेस्ट बंगाल में काफी अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स हुआ, और वो मॉडल है उसके लिए, मतलब उसको पढ़ा भी जाता है. सो देन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म. तो लैंड रिफॉर्म्स सभी, अगर पूरी कंट्री में लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं, तो होता क्या ना कि जो पुअर पीजेंट्री थी, इंडिया की पीजेंट्री बहुत पुअर थी. आज भी करीब करीब उस समय तो करीब 80% पीपल वर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर. तो अगर उस समय लैंड रिफॉर्म्स हो जाते अच्छे से, क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट था, तो लैंड रिफॉर्म कर कौन पाएगा? स्टेट ही कर पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर नहीं पाएगी. तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सबने इस पे कोई कदम नहीं उठाया, वेस्ट बंगाल ने उठाया और उन्होंने किया. बाकी स्टेट्स भी अगर करते, और तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका फर्क पड़ता कि पीजेंट्री को अपना अपना लैंड मिल जाता, तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थी वो क्या हो जाती, थोड़ी कम हो जाती, दिक्कतें उनकी कम हो जाती. बट वो नहीं हो पाया, वो लैंड रिफॉर्म्स. इन्फ्लेशन एंड फूड प्राइसेस. इन्फ्लेशन तो बताया है आपको कि कैसे इशू आता है. इन्फ्लेशन हमने ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ा कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट इन्फ्लेशन होती कैसे ये हमको पता है.
क्योंकि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में सिनर्जी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में मनी का स्ट्रक्चर जो है, मनी की अवेलेबिलिटी है, वो आगे पीछे होगी, ठीक है। और कॉमोडिटीज और मनी, इन दोनों में अगर सिनर्जी नहीं रहेगी तो इन्फ्लेशन आना है मार्केट में। तो ये सिनर्जी काफी समय तक नहीं रही इंडिया में, खासतौर पे 1991 से पहले तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो उसमें काफी कंस्ट्रेंट्स थे और जो प्रोडक्शन लेवल है वो उस लेवल पे नहीं गया, तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में सिनर्जी नहीं रही, तो इन्फ्लेशन तो था, फूड प्राइसेस था ही, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप। और ये इन्फ्लेशन है, फूड प्राइसेस जो है ना, उस समय की सिर्फ बात नहीं हो रही है, वो आज भी ये इशू है कि फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन आपको बहुत जल्दी, बहुत वोलेटाइल है, तुरंत आपको चेंजेस देखने को मिलता है। और फूड प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन आता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, वो कहीं ना कहीं इमीडिएटली कस्टमर को क्या कर देता है, इम्पैक्ट कर देता है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं रहा है, आपने देखा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह होता है, ठीक है। people who are studying well and they just after their graduation, post graduation, everybody started seeking jobs, they need jobs, okay. But the problem is that you have very limited exposure because government jobs तो बहुत कम होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2% से भी कम जो ओवरऑल है वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितनी जॉब्स अवेलेबल है। बाकी रिमेनिंग 98% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर में भी लिमिटेशन है काफी। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड इन द सेंस कि आप अपना स्मॉल बिजनेस भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा कल्चर नहीं इंडिया में, धीरे धीरे ग्रेजुअली इस कल्चर को क्या किया जा रहा है, बिल्टअप किया जा रहा है, और अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आया है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स पे भी काम किया जा सकता है, तो लोग अपने आप को वहां एंगेज करें। और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इसको ध्यान से समझना। इंडिया में देखो, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट आती है, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की जॉब्स जा रही है, उसका जो रीजन होता है वो होता है मार्केट का कंजम्पशन। क्या होता है? मार्केट का कंजम्पशन, मतलब मार्केट में कमोडिटीज का कंजम्पशन क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। मार्केट में कमोडिटीज के कंजम्पशन के डाउन होने से जो प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, वो कंपनी प्रोडक्शन करना क्या कर देती है? कम कर देती है। प्रोडक्शन करना कम कर देती है तो वो लेबर्स को क्या करती है? फिर फायर करती है। लेबर्स को फायर करती है तो लेबर क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉय हो जाता है। तो फॉरेन कंट्रीज में, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंजम्पशन ड्रिवन होती है, मतलब मार्केट में कंजम्पशन क्या हो गया? कम हो गया, और कंजम्पशन कम हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगी। ये डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्टली देखने को मिलता है, डायरेक्ट कोरिलेशन। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है, इंडिया में मामला अलग है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन नहीं है। इंडिया में कंजम्पशन की कोई कमी नहीं है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कंजम्पशन की कमी नहीं है। तो कंजम्पशन की वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंडिया में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। इंडिया में कंजम्पशन ड्रिवन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, कंजम्पशन हमेशा है और कंजम्पशन रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, अनलेस कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए कि कंजम्पशन खत्म बंद हो गया तो लेबर को आपने क्या कर दिया? फायर कर दिया, वो अलग चीज है। ये तो वंस इन सेंचुरी पैंडेमिक था, इस तरह की तो डिजास्टर हो गई है, तो नेचुरल डिजास्टर। पर नॉर्मल पार्लेंस में ऐसा नहीं होता है, कंजम्पशन हमेशा रहता है इंडिया में, पहला डिफरेंस। दूसरा, तो फिर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होती है बिकॉज इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखा कि एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस है, तीन सेक्टर है। तीनों सेक्टर में हमने बात करी थी कि एग्रीकल्चर से इंडिया को शिफ्ट होना था मैन्युफैक्चरिंग में, फिर सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होना था। बट इंडिया एग्रीकल्चर से सीधा जंप कर दिया सर्विस सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया अच्छे से काम नहीं कर पाया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। क्या है? लेबर इंटेंसिव। एग्रीकल्चर भी लेबर इंटेंसिव है, बट एग्रीकल्चर से जो आउटपुट निकलता है, जो वैल्यू निकलती है, वो कंपेरेटिवली कम होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत सारे लेबर को क्या कर लेगा? अपने अंदर कंटेंट कर लेगा। तो लेबर के लिए सबसे जो हेवन है, जो लेबर को काम देने वाली जगह है, वो कौन सी है?
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही लैग कर गया शुरू से। मैन्युफैक्चरिंग का लेवल इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ाना था, आज भी इंडिया लैग कर रहा है। तो ये है सबसे बड़ा इशू। और मैन्युफैक्चरिंग में लैग क्यों कर गया इंडिया? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में आपको सीड कैपिटल की जरूरत पड़ती है जो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सीड कैपिटल मतलब जो शुरू में कैपिटल चाहिए, और मशीनरी खरीदने के लिए आपको कैपिटल इक्विपमेंट जो चाहिए आपको, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और प्राइवेट सेक्टर उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। कई बार गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाती, बट गवर्नमेंट रिलेक्टेंटली पहले करती नहीं थी, बहुत लिमिटेड सेक्टर में करती थी। 1991 के पहले, एलपीजी से पहले गवर्नमेंट ही मोस्ट ऑफ सेक्टर में थी, और गवर्नमेंट ही करती थी। प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव नहीं था और पैसा भी नहीं था कि वो कर पाए। आज भी यही दिक्कत है कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुल नहीं पाती, और खुलती नहीं है इसलिए जो लेबर है उसको काम मिलता नहीं है। आज भी इंडिया की प्रॉब्लम ये है। फॉरेन कंट्रीज में, यूएसए में कैपिटल का इशू नहीं है, वहां पे कैपिटल अवेलेबल है, वहां कैपिटल मशीनरी खरीदने का पैसा भी उनके पास अवेलेबल है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आती है कंजम्पशन की वजह से। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन की वजह से नहीं आती है बिकॉज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग, उस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई, या प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर कर पाए। अब धीरे धीरे फोकस हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ाओ, स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाओ, ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत चंक ऑफ पीपल हु आर रेडी टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क है, वो उनको आप क्या कर पाओ, सब्ज्यूम कर पाओ और उनको काम दे पाओ। काम दोगे तो ग्रोथ भी होगी, और इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगी, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये जो अभी बताया समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए। कुछ नहीं। सर तो मतलब है, मतलब इसका मतलब इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी है उसका एक रीजन तो ये हो गया जो आप बोले कि मतलब सीड कैपिटल का ये है। मतलब बहुत जन के पास सीड कैपिटल है, राइट, लेकिन वो लोग शायद देते नहीं। तो इसके अलावा भी क्या कुछ रीजन बहुत सारे रीजन? अनएम्प्लॉयमेंट के, मैंने स्ट्रक्चरल रीजन बताया कि वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज और इंडिया के बीच में एक बड़ा डिफरेंस बताया मैंने। ठीक है, कि वेस्टर्न कंट्रीज में कंजम्पशन ड्रिवन होता है, इंडिया में कंजम्पशन ड्रिवन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती अनलेस कुछ डिजास्टर है। ठीक है, इंडिया में कंजम्पशन काफी है, कंजम्पशन है मतलब डिमांड है। फॉरेन में डिमांड ड्रिवन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, कि डिमांड कम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। इंडिया में डिमांड कभी कम नहीं होती। ठीक है, डिमांड कभी कम नहीं हो रही इंडिया में। ठीक है, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीजों की डिमांड तो है ही इंडिया में। ठीक है, तो सर ये डिमांड कम होने का इसका रिलेशन पॉपुलेशन से है क्या? डिमांड कम होने का रीजन पॉपुलेशन से है? नहीं, देखो लाइक डिमांड, दूसरा साइड। अब आप जाओ वापस मॉनेटरी पॉलिसी में, हमने बताया था कि डिमांड कैसे इम्पैक्ट होती है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मार्केट में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कम ज्यादा होने के बहुत सारे फैक्टर हैं। मॉनेटरी फैक्टर भी है और फिस्कल फैक्टर भी है, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, और आपका सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व है, उनकी पॉलिसीज इन्वॉल्व। वो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। मार्केट में मनी सप्लाई पे डिपेंड करेगा, हाँ प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ। प्रोडक्शन के लिए फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है, मार्केट में मनी सप्लाई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मिसमैच मैंने कहा ना, ये सारी चीजों को कनेक्ट करके चलना है आपको। इकोनॉमिक्स में सारे आंसर आप अच्छे से लिख दोगे अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे तो। ठीक है, कनेक्ट करके चलो, मॉनेटरी फिस्कल सब कनेक्ट करके चलो। तो मार्केट में डिमांड, अब यूएसए में डिमांड कम हो रही है। ठीक है भाई, कुकीज जो है, बिस्किट की डिमांड कम हुई। डिमांड कम क्यों होगी बताओ? डिमांड कम तब होगी ना जब किसी पर्सन का जो नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगा। नेट डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो चीजें जो वो खर्च कर रहे हैं, नेट डिस्पोजेबल इनकम उसका कम कब होगा? तब होगा ना जब गवर्नमेंट या तो ज्यादा टैक्स लगा रही होगी। टैक्स ज्यादा लगाओगे तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा ना, या हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा होगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा होगा तो किसी लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा होगा, या कुछ और होगी, या इन्फ्लेशन रेट कुछ ज्यादा होगी। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगी तो क्या होगा? 10 रुपए का चीज अगर 15 रुपए में बिक रहा होगा तो मैं खाना कम कर दूंगा ना। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी? मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होने से बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल सिनर्जी में नहीं चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
डिमांड कैसे कम ज्यादा होती है वो हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं पीछे, बस आपको हाँ ये सर। कि आपको समझना चाहिए वापस कि हाँ वो मॉनेटरी और फिस्कल का चक्कर है, हम्म, ठीक है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। तो कहाँ थे हम, भटक गए। चिट्ठी में कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया तो वेस्टर्न, इंडिया हाँ वेस्टर्न तो कंट्रीज हाँ, स्ट्रक्चरल। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके बहुत सारे रीजन है। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर है पूरा, हमको आज खत्म करना था, बट मुझे लग रहा है आज हम सिर्फ पॉवर्टी खत्म कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग डिस्कशन में को चले जाते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं, समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो कैपिटल का शॉर्टेज, ये ना शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, तो आपको समझ आना चाहिए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है बिकॉज कैपिटल इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर पाता, जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है, कि बहुत टाइम तक आपको रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है, ब्रेक इवन पे आपको चलना पड़ता है, रिस्क एसोसिएटेड होती है, तो लोग डायरेक्शन में जाते नहीं। सोशल फैक्टर्स आपको पता है, ये कास्ट सिस्टम, इनहेरिटेंस, कस्टम्स, हिंड्रेंस, ठीक है। कोई मीगर इनकम ग्रुप, जो मोस्टली कास्ट सिस्टम में आपने देखा कि जो लोअर स्ट्राटा में थे उनके लिए मीगर इनकम वाले जॉब से अवेलेबल थे, तो पैसा मिलता ही कम है, मिलता ही कम है, तो जिएंगे कैसे। और वो अभी तक भी है कि आप अभी भी गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि कहीं जो SC ST कम्युनिटी है उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो कुछ इस तरीके के जॉब करें जिनमें उनको अच्छा खासा इनकम हो, दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। इवन लॉ नहीं उनको रोक रहा, बट सोसाइटी कस्टम्स ऐसी बनी हुई है कि वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो अलाउड है बट वो डिलिबरेटली नहीं कर रहे, बिकॉज वो बाकी सारे लोगों को नाखुश नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि रहना तो यही है, क्यों दूसरों से मतलब ऐसे सोर्सेस एनर्जी को बिगाड़ा जाए, ठीक है? ये भी दिक्कत है। तो सोशल फैक्टर्स तो यही है, ये कुछ फैक्टर्स हैं 3 और ये 4 7, इन फैक्टर्स से हम क्या है, मेन कॉजेज, मेजर कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्योंकि आप देखोगे कि मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स तक इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री था, ठीक है, वो इंडस्ट्री काफी अच्छा काम कर रहा था। मतलब लोग इंडिविजुअल अपने घर में छोटा छोटा MSME खोल के बैठे थे, क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट था, कॉटेज था, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अच्छे से काम कर रहे थे, सेल्फ सफिशिएंसी थी उनमें। मुगल्स ने कस्टमरी राइट्स में उंगली नहीं करी, ध्यान रखना, कस्टमरी राइट्स को मुगल्स ने पोक नहीं किया, ठीक है। और ये मुगल्स और ब्रिटिशर्स में एक बड़ा डिफरेंस था। ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, कॉटेज इंडस्ट्री जो थी, उन सबको रूइन कर दिया, और उन सब जो उन इंडस्ट्री को रूइन कर दिया, और उन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे थे उन सबको उन्होंने लेबर बना दिया। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने रूइन कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि वेल्थ ड्रेन हो रहा था, ठीक है, वेल्थ ड्रेन हो रहा था कि इंडिया की जो भी वेल्थ थी वो सबको एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहे थे, ले जा रहे थे। और वन साइडेड वेल्थ ड्रेन जो हमने बोलते कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था कॉन्सेप्ट वेल्थ ड्रेन का, है ना। तो वेल्थ ड्रेन होने से क्या हो रहा था, सारा पैसा ले जा रहे थे, और सारे जो मेजर रिसोर्सेज थे वो भी ले जा रहे थे। उस वजह से, और इंडिया की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। जो कि ट्रेडिशनल था, कॉटेज था, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो डिस्ट्रॉय करने से वो वापस ट्रैक पे नहीं आए। तो एक बड़ा रीजन वो भी रहा कि हमको ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी में ही क्या मिल गई, पॉवर्टी मिल गई, बिकॉज उन्होंने रूइन कर दिया ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इंडिया जो कि फिनिश्ड गुड बना सकता था उसको इन्होंने नेट रॉ मटेरियल का क्या कर दिया, एक्सपोर्टर कर दिया। रॉ मटेरियल जा रहा है, फिर वहां से फिनिश्ड गुड बन रहा है, ठीक है, उस पर वापस चीजें ऐसी हो रही थी। तो अच्छा नहीं था ये, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भी एक रीजन है। दैट्स व्हाई द ब्रिटिशर्स एंड दोज कॉलोनियल पावर्स और द इंपीरियल, those who followed the policy of imperialism owe the reparation to the developing countries today। जो भी कंट्रीज इसमें रही है, क्या बोलते हैं, कॉलोनीज रही है, जैसे इंडिया रहा है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, अदर जो कंट्रीज और भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज जो कॉलोनीज रही है पहले, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सारी अभी तक भी उनको मतलब हेल्प करना चाहिए, एड करना चाहिए, और एड करते भी हैं। वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने बात करी भी थी इस बारे में कि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है 200 250 300 साल तक, तो वो अभी तक भी उनको हेल्प करना चाहिए, और वो करते हैं, बट उस लेवल की नहीं करते जितनी करनी चाहिए, बट हो रही है हेल्प। USA एड करता है, यूनाइटेड किंगडम भी करता है, फ्रांस भी करता है, डेवलप्ड कंट्री से एड करती है ना सारे इंस्टीट्यूशंस को।
क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो पता ही है आपको कि इंडिया की जो ये कुछ कुछ जगह है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है वो बहुत दिक्कत कर जाती है। बिहार में आपने देखा होगा कि बाढ़ आ रही है, यूपी, एमपी, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लड्स, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, इन सब की वजह से दिक्कत आती है। फिर आपको वापस रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा खर्च करना पड़ता है। पॉवर्टी ट्रैप आपको दिख रहा है, ठीक है, पॉवर्टी ट्रैप बहुत सिंपल है, ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको दिख रही है ना। जब आपकी इनकम लो होगी तो सेविंग लो होगी, सेविंग लो होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वापस ग्रोथ लो होगी, लो ग्रोथ होगी तो वापस लो इनकम होगी, ठीक है, ये ग्रोथ का एक साइकिल बन जाएगा, सब लो चलेगा। डेवलपमेंट में आप देखोगे लो इनकम होगी तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन हेल्थ मिलेगा नहीं, फिर ह्यूमन कैपिटल लो लेवल रहेगा, लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, ये ट्रैप बन गई। तो इसको कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको पता होगा, 17 है टोटल। 17 में से जो फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दैट इज नो पॉवर्टी, ठीक है, नो पॉवर्टी फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर बाय 2030, ये फुलफिल नहीं होने वाला है 2030 तक। 15 साल के लिए 2015 में आए थे एसडीजीज, और 2030 तक उनको एंड पॉवर्टी करना है, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल है, बट स्टिल ये फर्स्ट है। ये आपको सोसाइटी में डिटेल में पढ़ाएंगे, या तो मैंने डाल दिया एक स्लाइड ऐसी, ठीक है। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज नो पॉवर्टी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब पॉवर्टी के रीजन पता चल गए, एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, कुछ हमने इसमें डाले हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपको पता है 2005 में, एमजी नरेगा जो है, एमजी नरेगा में ये होता है कि 100 डेज का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक साल में एटलीस्ट 100 डेज का। ये क्यों एक्ट है, तो ये लीगल एंटाइटलमेंट है। अगर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती उस पर्सन को जो चाह रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है, एंटाइटल टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। 1/3 ऑफ प्रपोज जॉब वुड बी रिजर्व फॉर वीमेन, तो वीमेन को मिलना चाहिए। और इसमें जगह का भी रेंज है, आई थिंक 5 किलोमीटर का रेंज है, आपके जहां आप हो उसके 5 किलोमीटर की रेंज में आपको जॉब मिलेगी। 5 ही है या कुछ और है, आई थिंक 5 ही, ठीक है। तो ये एमजी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल एक्ट माना जाता है, बिकॉज ये लीगल एंटाइटलमेंट दे रहा है, पर रूरल एरिया में ओनली, अर्बन एरियाज में नहीं। एमजी नरेगा आपको कहाँ मिलेगा, रूरल एरियाज में। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है, 2005 में आई थी, और इसमें 100 डेज का अश्योर्ड मिलता ही है, और इसके वेजेस जो है वो वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप 100 दिन की उसकी गारंटी दे दोगे, और उसको अगर 200 रुपए, 250, 300 रुपए ऐसा कुछ पर डे उसको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको 100 डेज रहेगा, तो बाकी टाइम के लिए सेविंग भी कर सकता है, उस ड्यूरेशन में वो कहीं और अपने आप को तैयार भी कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, चीजें बहुत सारी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। और डे एनआरएलएम मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय मतलब वो अंत्योदय मतलब सबसे अंत में उसका उदय करना है। डे एनआरएलएम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये लिवलीहुड मिशन है। डे एनआरएलएम के अंडर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है। इनका मेन एम है रूरल एरिया में आपको जो भी क्या बोलते हैं पुअर पॉपुलेशन है, उनके लिए आपको लिवलीहुड का क्या करना है, व्यवस्था करना है। लिवलीहुड की व्यवस्था आप कैपेसिटी बिल्डिंग करके करेंगे। क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग। आप जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, ये स्कीम्स है, स्कीम्स आपको पढ़नी है, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता है, अपना डिटेल में पढ़ा है। अगर आप फाइनेंस उसके एम्बिट में नहीं हो तो आपको लेकर आपका बैंक अकाउंट खोलो, जनधन योजना हो गई, ब्ला ब्ला, ठीक है। सोशल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट, आपको देखना है कि वहाँ की सोसाइटी में क्या दिक्कतें आ रही है। अगर कोई ऑस्ट्रिसाइज है तो उसको इंक्लूड करना है, उसको बेसिक नेसेसिटी अवेलेबल करानी है। मतलब इसमें कोई एक एम नहीं है, इसमें ओवरऑल लिवलीहुड का एम है, कि लिवलीहुड पे काम करना है। लिवलीहुड में उनको जो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको उनको क्या करना है, एड्रेस करना है, ठीक है। करीब 10 करोड़ पुअर पॉपुलेशन को उनको कवर करना है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से आपको एड भी मिलती है ये करने के लिए। 2011 में स्टार्ट हुआ था, उस समय उसका नाम सिर्फ एनआरएलएम ही था। ये दीनदयाल अंत्योदय डीएवाई बाद में ऐड हुआ। अभी उसके आगे आजीविका भी ऐड हो गया, ठीक है, आजीविका डीडीवाई एनआरएलएम, ठीक है। सिमिलरली जैसे एनआरएलएम है रूरल लिवलीहुड, वैसे ही अर्बन लिवलीहुड के लिए भी मिशन है। तो अर्बन एरियाज में जो भी पुअर रिजाइड कर रहे हैं, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज है उनको आपको क्या करना है, कम करना है। अब उनको क्या कर सकते हो, एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो उनको स्किल देके वेज एम्प्लॉयमेंट वगैरह उनको मिलना चाहिए,
एम्प्लॉयमेंट देनी है कुल मिला के। एम्प्लॉयमेंट दोगे तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रोवाइडिंग शेल्टर इक्विप्ड विद एसेंशियल सर्विसेज, शेल्टर दोगे, वो आवास योजना आपको पता है। तो ये जो अदर छोटी छोटी स्कीम्स है ना, उन सब के जो बेनिफिट है वो रेप्लिकेट होकर लिवलीहुड क्रिएट करने चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू सुटेबल स्पेसेस, जगह मिलनी चाहिए किनको, स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स को आपने देखा होगा कि दिक्कत होती है उनको एक जगह, तो उनको सुटेबल स्पेस मिले, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले उनको, ताकि वो छोटा मोटा काम आगे बढ़ा पाए, सोशल सिक्योरिटी मिले, ठीक है। स्किल मतलब उनको और स्किल्स आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको आप डिजिटल अवेयरनेस दे सकते हो, डिजिटल लिटरेसी दे सकते हो। रेजिडेंशियल वल्नरेबिलिटी है कि भाई उनके पास क्या है, जगह नहीं रहने के लिए, तो उसको आप करो। सोशल वल्नरेबिलिटी, ऑस्ट्रेसाइजेशन है, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, उनको प्रोटेक्शन दो, उनको क्या दो, आप उनके लिए पेंशन स्कीम लाओ। ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटी आपको पता ही है कि कई कई बार ये होता है कि जॉब कर रहे हो, जॉब पे आपको क्या नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी भगा दे रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर जाओ, कैजुअलाइजेशन से दूर ले जाओ, ये सारी चीजें। और कुछ स्पेशल अटेंशन आपको विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, SC/STs, माइनॉरिटीज, इनके ज्यादा देना है। तो ये अर्बन एरियाज के लिए, एक रूरल एरियाज के लिए, और ये जो MG नरेगा है वो रूरल के लिए, ठीक है। ये देखो ये अर्बन स्लम्स देख सकते हो, इतना बड़ा स्लम्स है। स्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंट्रीब्यूट करती है पूरी इकोनॉमी में, क्योंकि यहीं से आपको कहीं ना कहीं डेली हाउस हेल्प मिलता है, ठीक है। मोस्टली हाउस हेल्प जो होते हैं, लेडीज जो काम करती हैं हाउस हेल्प, वो आपको स्लम एरिया से मिलेंगे, तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमी में। बट उनकी जो कंडीशन है बहुत वल्नरेबल होती है, तो उनके लिए बेटर लिवलीहुड क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखोगे आप, अब अभी ये जो ट्रेन की पटरियां वगैरह निकल रही है, अभी हल्द्वानी का केस भी चल रहा है उत्तराखंड में। आई थिंक रिसेंटली आज सुबह या कल ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि वो हॉल्ट लगाया है, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से जो पुअर पॉपुलेशन है वो इस रेलवे के लैंड के आसपास उन्होंने वगैरह बना ली थी, बहुत ज्यादा टाइम तक वो वहीं रह रहे थे। बट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला कि इन स्लम्स को हटाया जाएगा, केस चल रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, तो सुप्रीम कोर्ट आई थिंक कल आज सुबह शायद बोला कि उनको नहीं हटाया जाएगा। अभी रिसेंटली एक वो लगाया, टेम्पररी स्टे लगाया। तो ये आप देखेंगे कि बहुत वल्नरेबल कंडीशंस में लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए आपको डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। तो ये अर्बन लिवलीहुड मिशन यही करता है। फिर आप देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना में आपको पता है कि क्या दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। बट आवास योजना भी अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि सबको घर बना के दे रहे हैं, नहीं, घर बना के दे रहे हैं, बट आप देखोगे कि अलग अलग तरीके का स्कीम। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, कंपोनेंट ऑफ आवास योजना, इसमें इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन, मतलब अलग अलग तरीके की स्कीम है। किसी के पास बिल्कुल लैंड नहीं है, किसी के पास लैंड है बट उसके पास बनाने का पैसा नहीं है, तो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग तरीके की हेल्प उनको क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी क्या है, रोटी कपड़ा मकान में से मकान मिल रहा है ना उनको, ठीक है। अब ये 2022 तक करीब सबको अर्बन एरिया में देना था, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे, बट ये हुआ नहीं कंप्लीट बिकॉज कोविड आ गया बीच में, तो एक्सटेंड हो गया थोड़ा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप देखोगे, इसमें क्या होता है कि आप स्किल ट्रेनिंग देते हो। स्किल ट्रेनिंग जब 6 महीने की इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग दे दी, किसी को इलेक्ट्रिशियन बन गया, ठीक है, किसी को कोई और ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, किसी को प्लम्बिंग की दे दी, अदर अदर चीज की छोटी छोटी ट्रेनिंग्स देके आप उनको क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, तो उनके लिए लिवलीहुड इंश्योर हो जाता है। ओल्ड एज पेंशन, अगर ओल्ड एज है, ओल्ड एज को स्किल देके जॉब तो नहीं दिला पाओगे ना आप, पर उनका ध्यान तो रखना है ना, उनको भी तो पॉवर्टी है, तो अगर उनको पॉवर्टी एलिवेशन करना है, तो उनके लिए आप बेसिक मिनिमल जो अब ये जो असिस्टेंस होता है वो आप दे देते हो, तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो ऐसी और भी स्कीम्स है जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए चलती है, ठीक है ना। आपको और भी मिलेगी छोटी मोटी, आप उन सबको ऐड करेंगे, मेजर मेजर मैंने बताया, ठीक है। ये एक टॉपिक और पढ़ते हैं, आपको पॉवर्टी खत्म हो गया। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2022 रिसेंट है, कौन निकालता है इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, ठीक है। ये अपन शुरू की फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में था इसका डिटेल, पर मैंने कहा था कि इसको आगे पढ़ेंगे। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया में भी निकलता है, नीति आयोग निकालता है। इसके डायमेंशंस क्या क्या है, इंडिकेटर क्या क्या है और मेजर्स क्या क्या है, देखना। डायमेंशंस क्या है इसकी, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों डायमेंशन है इसके, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिकेटर्स क्या है इसके, हेल्थ में क्या इंडिकेटर ले रहे हो,
न्यूट्रिशन चेक करेगा और चाइल्ड मोर्टेलिटी चेक करेगा। मतलब हेल्थ जब वो चेक करेगा किसी की पॉपुलेशन की, तो न्यूट्रिशन लेवल चेक करेगा और चाइल्ड मोर्टेलिटी चेक करेगा। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस चेक करेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। मतलब मेन तो डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों को चेक करके वो अल्टीमेटली क्या निकालेगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालेगा पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का भी निकालते हैं। ठीक है, इंडेक्स इज अ की इंटरनेशनल रिसोर्स दैट मेजर्स एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ आप देखोगे कि ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इन्होंने सिर्फ फूड वूड पे फोकस नहीं किया। ठीक है, इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखो आप ये सारी चीजें ले रहे हो, एजुकेशन और हेल्थ को भी इन्होंने डाला है, इसीलिए मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, इट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2010 बाय द OPHI एंड द UNDP. MPI monitors deprivation in 10 indicators spanning health, education, standard of living and includes both incidence as well as intensity of poverty. ठीक है, तो डायमेंशंस ये है और इंडिकेटर्स ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना कुछ है। ठीक है, 10 बता रहा है, 10 इंडिकेटर्स, 1 2 3 4 और ये। अच्छा, ये तो पॉवर्टी मेजर्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो। ओके, ये पॉवर्टी मेजर्स हैं, ये इंडिकेटर्स नहीं, इंडिकेटर्स ये वाले 10 इंडिकेटर्स। ठीक है, ये करता है, ये आपका वो हो गया कि हाईलाइट ऑफ द इंडेक्स, ग्लोबल डेटा, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, ये दो के डेटा आपको देखने हैं, डेटा क्या है। ठीक है, डेटा तो कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया का पॉवर्टी मैप आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन इससे चेक कर लेंगे कि कहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। आपको पता है कि 45 और अबव आपको पता है कि बिहार और छत्तीसगढ़ के आसपास आपको मिलेगा। उड़ीसा इधर आ रहा है, 35 से 45 में आ रहा है, फिर आपको इधर इधर मिलेगा। मतलब इधर पॉवर्टी रिलेटिवली क्या है, लेस देन 15 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, केरला। ठीक है, इधर आपको पॉवर्टी रिलेटिवली कम मिलेगी। ये एक आइडिया रहता है इससे कि पॉवर्टी मैप क्या है इंडिया का। स्टेट वाइज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, स्टेट वाइज देखो आप। ठीक है, टोटल देखो स्टेट वाइज में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी पॉवर्टी है। ये अभी का है, 2020-21 का रिसेंट डेटा है। ओवरऑल में आपको दिखेगा गोवा में 2.8% ही लोग पुअर है। गोवा के बाद आप देखोगे और कम कहाँ कहाँ पर है, 7.8 है तमिलनाडु में, 7.9 पंजाब में, 9.6 मिजोरम, 8.4 जो है वो मेघालय में, 7.7 केरला में। सबसे लीस्ट आपको दिखेगा पुअर कहाँ है, 2.8 कहाँ पर है, गोवा। गोवा में सबसे कम पॉवर्टी है। ठीक है, और हाईएस्ट आपको दिख रहा है करीब करीब बिहार में 25.5 है, छत्तीसगढ़ 26.7 है। ठीक है, 37.6 है। ये डेटा आप देखना आराम से। ठीक है, ये मैप एक्चुअली पुराना है, 9-10 का है। ये अभी रिसेंट डेटा है, आपको 11-12 का भी इसमें डेटा है और 20-21 का भी। ठीक है, आइडिया लेके चलना है। लेट मी टेल यू अगेन, ओके, पॉवर्टी का डेटा वेरी करता है। ठीक है, तो जस्ट हैव एन आइडिया। वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमने मेजर देख लिया है, कुछ वे फॉरवर्ड। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब तो करना ही है, गवर्नेंस सुधारनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनमें बढ़ाना है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन में। ठीक है, ये सब है, रिड्यूस करप्शन, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यस, दैट्स इट। ये आपका आज का खत्म हो गया। वेट, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू करें क्या? ठीक है, पॉवर्टी हो गया है, पॉवर्टी आज अपलोड हो जाएगा आपका, उसको पढ़िएगा। और भी कोई कंटेंट मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको इंक्लूड करें, बट हमने मोर और लेस कंप्लीट किया है। पॉवर्टी के बाद हम कल एम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले। एम्प्लॉयमेंट को आज पढ़ के खत्म करना था, बट हम अगला करेंगे। तो कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, पूरा एक लेक्चर तो चाहिए उसको। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन,
इन इंडिया, ठीक है। उसमें हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म वगैरह पढ़ेंगे, एक लेक्चर उसका होगा। उसके बाद एक लेक्चर जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल और लैंड रिफॉर्म्स, बस ये बचा है आपका। तो हार्डली आप समझ लो कि नेक्स्ट वीक में तो नहीं, बट 5 लेक्चर अभी और चाहिए आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। नथिंग। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये पॉवर्टी आज अपलोड हो जाएगा, इसको पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, कल होगा क्लास तो कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, you, sir. sir. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.